159 से 163। 159 च 159 आकाश के पेरेंट्स आए इलाहाबाद। 159 आकाश के पेरेंट्स आए इलाहाबाद। आपने अभी तक पढ़ा। आप यहाँ का काम देख लेना। आकाश की बात को सुनकर ललित जी अपना सर हाँ में हिलाते हैं, जिसके बाद आकाश माया से कहता है, माया तुम यहीं रुको, मैं कुछ समय में वापस आ जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर माया अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसके बाद आकाश वहां से चला जाता है। आकाश ने अपने तीनों बॉडीगार्ड्स को भी वहीं छोड़ दिया था और वो अकेले ही वहां से निकल गया था। वहीं पर दूसरी ओर मुंबई में गीता जी बोली, सुनील मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, हमें मॉम से मिलने चलना चाहिए। तभी सुनील जी बोले, ओ गीता, हम मॉम से मिलने जाएंगे और अपने साथ हमें आकाश को भी लेकर चलना चाहिए, शायद आकाश मॉम को ठीक कर सके। सुनील जी की बात गीता जी को अच्छी लगी है और वो कहती है, सुनील तुमने ठीक कहा, हमें आकाश को भी हमारे साथ ले जाना चाहिए, शायद आकाश मॉम को ठीक कर पाए और वो मॉम डैड और अपने मामा मामी से भी मिल लेगा। अब आगे गीता जी की बात को सुनकर सुनील जी कहते हैं, ठीक है गीता, हम अभी निकलते हैं और इलाहाबाद पहुंचने के बाद आकाश को हमारे साथ ले जाएंगे। और फिर वो दोनों कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय में गीता जी और सुनील जी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। कुछ देर में वो दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जिसके बाद प्लेन में बैठकर इलाहाबाद के लिए निकल जाते हैं और फिर 1 घंटे बाद इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी ओर आकाश अब उस आदमी के घर के सामने पहुंच गया था और सिक्योरिटी गार्ड को अपना ID कार्ड दिखाकर अंदर की तरफ चला जाता है और सीधा विला के दरवाजे के सामने अपने कार को रोकता है। तभी आकाश देखता है कि दरवाजे पर एक औरत और एक आदमी और एक बूढ़ा आदमी खड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ नौकर भी खड़े हुए हैं। आकाश दरवाजे के सामने कार को रोकता है और कार से बाहर निकलता है। जब वो आदमी आकाश को देखता है तो वो हैरान हो जाता है और आकाश के पास आता है। हेलो आकाश, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक डॉक्टर होगे। तभी आकाश उस आदमी से हाथ मिलाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर नीतीश सिंघानिया। तभी वो औरत और वो बूढ़ा आदमी एक साथ बोले, नीतीश क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तभी नीतीश जी बोले, कामनी और डैड, ये वही लड़का है जिसने मुझे बचाया था। नीतीश जी की बात को सुनकर नीतीश जी के डैड आकाश के पास आते हैं और बोले, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने नीतीश को बचाया था। तभी आकाश बोला, आपको मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सभी अंदर चले जाते हैं। तभी आकाश बोला, मिस्टर नीतीश, आपने मुझे यहाँ पर किसका इलाज करने के लिए बुलाया है? जिस पर नीतीश जी बोले, आकाश, मेरी मॉम का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा बीमार हो रही है। नीतीश जी की बात को सुनकर आकाश बोला, ठीक है, मैं आपकी मॉम को ठीक कर दूंगा, आप मुझे उनके पास ले जाए। तभी वो तीनों आकाश को एक कमरे में ले जाते हैं। जब आकाश उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत बिस्तर में थी और उसके आसपास कई सारी मशीन लगी हुई थी। तभी आकाश उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और उनके हाथ को पकड़कर उन्हें चेक करता है। वहीं दूसरी ओर सुनील जी और गीता जी कंस्ट्रक्शन साइट के पास पहुंच चुके थे। वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। तभी वो दोनों सामने देखते हैं कि वहां का काम शुरू हो चुका है, जिसे देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी उनके पास ललित जी और माया आते हैं। तभी सुनील जी बोले, ललित, मॉल का काम इतनी जल्दी कैसे शुरू हो गया है? तभी माया बोली, बॉस, छोटे बॉस ने तो यहाँ के प्रॉब्लम को कुछ ही घंटे में सॉल्व कर दिया था, इसलिए आज यहाँ का काम शुरू हो गया है। जिसके बाद माया सभी चीज आकाश के मॉम डैड को बता देती है। माया की बात को सुनकर वो दोनों खुश और हैरान दोनों हो जाते हैं। उन दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था कि आकाश यहाँ के प्रॉब्लम को कुछ ही घंटे में ठीक कर देगा। उन्होंने सिर्फ आकाश को यहाँ काम सीखने के लिए भेजा था। वो दोनों मुंबई का काम खत्म हो जाने के बाद यहाँ के प्रॉब्लम को ठीक करने वाले थे। तभी गीता जी बोली, वैसे माया, अभी आकाश कहाँ है? वो यहाँ दिख नहीं रहा है। तभी माया बोली, मैम, छोटे बॉस को फोन आया था और वो हमें यही रहने के लिए कहकर यहाँ से चले गए हैं। माया की बात को सुनकर गीता जी बोली, माया, क्या तुम्हें पता है कि आकाश कहाँ गया है? मैम, मुझे नहीं पता कि छोटे बॉस कहाँ गए हैं। माया की बात को सुनकर सुनील बोले, गीता, हमें आकाश को ही फोन कर लेना चाहिए और उसे वापस बुलाना चाहिए। सुनील जी की बात को सुनकर गीता जी आकाश को फोन लगाती है, लेकिन आकाश का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। गीता जी कुछ और बार और फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश फोन नहीं उठा रहा था। आकाश ने अपने फोन को स्टोरेज रिंग में रख लिया था, इसलिए आकाश फोन नहीं उठा पा रहा था। दोस्तों, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, इसलिए रोज चैप्टर अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से रोजाना चैप्टर आएंगे। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ लिमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 160 160 आकाश ने किया कनक जी का इलाज। 160 आकाश ने किया कनक जी का इलाज। आपने अभी तक पढ़ा। उन्होंने सिर्फ आकाश को यहाँ काम सीखने के लिए भेजा था। वो दोनों मुंबई का काम खत्म हो जाने के बाद यहाँ के प्रॉब्लम को ठीक करने वाले थे। तभी गीता जी बोली, वैसे माया, अभी आकाश कहाँ है? वो यहाँ दिख नहीं रहा है। तभी माया बोली, मैम, छोटे बॉस को फोन आया था और
वो हमें यही रहने के लिए कहकर यहाँ से चले गए हैं। माया की बात को सुनकर गीता जी बोली, माया क्या तुम्हें पता है कि आकाश कहाँ गया है? मैम मुझे नहीं पता कि छोटे बॉस कहाँ गए हैं। माया की बात को सुनकर सुनील बोले, गीता हमें आकाश को ही फोन कर लेना चाहिए और उसे वापस बुलाना चाहिए। सुनील जी की बात को सुनकर गीता जी आकाश को फोन लगाती है, लेकिन आकाश का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। गीता जी कुछ और बार और फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश फोन नहीं उठा रहा था। आकाश ने अपने फोन को स्टोरेज रिंग में रख लिया था, इसलिए आकाश फोन नहीं उठा पा रहा था। अब आगे। तभी गीता जी बोली, सुनील आकाश फोन नहीं उठा रहा है। तभी सुनील जी बोले, गीता आकाश अभी कार ड्राइव कर रहा होगा, इसलिए आकाश फोन नहीं उठा रहा है। सुनील जी की बात को सुनकर गीता जी बोली, सुनील आपने सही कहा, जरूर आकाश कार चला रहा होगा, इसलिए ही आकाश फोन नहीं उठा रहा है। अब हमें मॉम से मिलने चला जाना चाहिए। जब आकाश हमें फोन करेगा तो हम आकाश को वही बुला लेंगे। गीता जी की बात को सुनकर सुनील जी अपने सर को हवा में हिलाते हैं और फिर वो दोनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वही आकाश उस बूढ़ी औरत को चेक कर ही रहा था, तभी उनका आंख खुल जाती है और वो आकाश को देखते हुए कहती है, आकाश मेरे पोते तू आ गया। उस बूढ़ी औरत की बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो गए थे। तभी आकाश को कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगता है, लेकिन आकाश को पूरा क्लियर याद नहीं आया था। तभी आकाश कहता है, आप अभी शांत हो जाए, मैं अभी आपका इलाज करने वाला हूँ। आकाश की बात को सुनकर वो बूढ़ी औरत शांत हो जाती है। तभी आकाश अपने पॉकेट में अपने हाथ को डालकर अपने स्टोरेज रिंग से सिल्वर नीडल और एक गोली निकालता है। वैसे नीतीश जी के डैड का नाम वीरेंद्र और मॉम का नाम कनक है। तभी आकाश कनक जी के एक्यूपंक्चर पॉइंट में सिल्वर नीडल डालता है और उन्हें वो गोली खिला देता है, जिसके कुछ ही देर में कनक जी को काले रंग की उल्टी होती है, जिसे देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी कनक जी के चेहरे की झुर्रियां गायब होने लगती है और वो पहले से थोड़ी जवान दिखने लगती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश सभी सिल्वर नीडल को निकाल लेता है और सभी को देखते हुए कहता है, अब आपकी मौत ठीक हो गई है। तभी सभी आकाश को शुक्रिया कहते हैं। तभी नीतीश जी बोले, आकाश तुम नीचे इंतजार करो, मैं कुछ देर में आता हूँ। तभी आकाश उस कमरे से बाहर चला जाता है और सीधा विला से बाहर निकलकर गार्डन में चला जाता है। आकाश गार्डन में बैठ जाता है। वहीं पर आकाश के पेरेंट्स की कार एक विला के अंदर एंटर होती है। अंदर जाने के बाद उनकी कार रुकती है, तो वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं। तभी उनके पास एक मेड आती है और वो दोनों उस मेड के साथ अंदर की ओर जाने लगते हैं। तभी उन्हें गार्डन में आकाश दिखता है। उन दोनों को आकाश की तरफ देखता हुआ देखकर वो मेड कहती है, सर मैडम वो एक डॉक्टर है जो बड़ी मैम का इलाज करने के लिए आए हैं। तभी वो दोनों आकाश की तरफ जाने लगते हैं। तभी विला के अंदर से नीतीश जी बाहर आते हैं। नीतीश जी सुनील जी और गीता जी को देखकर उनके पास जाने लगते हैं। तभी आकाश की नज़र अपने पेरेंट्स पर जाती है, तो आकाश अपने जगह से उठकर कहता है, मॉम डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आकाश की बात को सुनकर नीतीश जी चलते चलते ही रुक जाते हैं और आकाश हैरानी से देखने लगते हैं। तभी गीता जी बोली, आकाश हम यहाँ तुम्हारी नानी से मिलने आए हैं। इस बार गीता जी की बात को सुनकर आकाश हैरान हो गया था। तभी आकाश की सभी यादें क्लियर होने लगती है और आकाश को सब कुछ अच्छे से याद आ जाता है। तभी गीता जी नीतीश जी को देखती है और कहती है, नीतीश भैया आप इधर आइए, ये आपका भांजा आकाश है। गीता जी की बात को सुनकर नीतीश जी के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो आकाश के पास जाते हैं और आकाश को गले लगा लेते हैं। तभी गीता जी बोली, नीतीश भैया मॉम कहाँ है? तभी नीतीश जी बोले, गीता मॉम अभी हॉल में बैठी हुई है, वो बात आकाश से मिलने की जिद कर रही है और कह रही है कि उन्हें अपने पोते से मिलना है। मॉम आकाश को देखते ही आकाश को अपना पोता कह रही थी। नीतीश जी की बात को सुनकर गीता जी और सुनील जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उन दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था कि कनक जी आकाश को देखते ही उसे पहचान जाएगी और आकाश से मिलने की जिद करने लगेगी। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ लिमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 161 161 आपने अभी तक पढ़ा। इस बार गीता जी की बात को सुनकर आकाश हैरान हो गया था। तभी आकाश की सभी यादें क्लियर होने लगती है और आकाश को सब कुछ अच्छे से याद आ जाता है। तभी गीता जी नीतीश जी को देखती है और कहती है, नीतीश भैया आप इधर आइए, ये आपका भांजा आकाश है। गीता जी की बात को सुनकर नीतीश जी के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो आकाश के पास जाते हैं और आकाश को गले लगा लेते हैं। तभी गीता जी बोली, नीतीश भैया मॉम कहाँ है? तभी नीतीश जी बोले, गीता मॉम अभी हॉल में बैठी हुई है, वो बात आकाश से मिलने की जिद कर रही है और कह रही है कि उन्हें अपने पोते से मिलना है। मॉम आकाश को देखते ही आकाश को अपना पोता कह रही थी। नीतीश जी की बात को सुनकर गीता जी और सुनील जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। उन दोनों ने कभी भी नहीं सोचा था कि कनक जी आकाश को देखते ही उसे पहचान जाएगी और आकाश से मिलने की जिद करने लगेगी। अब आगे। वो सभी वहां खड़े हुए थे कि तभी विला के अंदर से वीरेंद्र जी, कनक जी और कामनी जी बाहर आते हैं और उन सभी के पास आ जाते हैं। कनक जी को देखकर सुनील जी और गीता जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। तभी गीता जी कनक जी के पास जाकर उनके गले लग जाती है और कहती है, मॉम आप ठीक हो गई है और आप पहले से जवान भी दिख रही है। गीता जी की बात को सुनकर कनक जी कहती है, हाँ मुझे मेरे पोते ने ठीक किया है।
तभी गीता जी बोली, मॉम आपने कैसे पहचाना कि आकाश आपका पोता है? गीता जी की बात को सुनकर वीरेंद्र जी और कामिनी जी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो आकाश को ही देख रहे थे। तभी कनक जी बोले, मैं अपने पोते को कैसे नहीं पहचानूंगी, मैंने उसे बचपन से देखा है और वैसे भी वो तुम्हारे और सुनील के जैसा ही दिखता है। तभी कनक जी आकाश के पास जाती है और आकाश के गले लग जाती है। तभी वीरेंद्र जी और कामिनी जी भी आकाश के पास जाते हैं और आकाश के गले लग जाते हैं। उन सभी के आंख में आंसू थे, जिसके बाद वो सभी विला के अंदर चले जाते हैं और फिर सभी बात करने लगते हैं। तभी बाहर कार रुकने की आवाज आती है तो सभी की नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है। तभी दरवाजे से एक लड़का और एक लड़की अंदर आते हैं। तभी उन दोनों की नज़र गीता जी और सुनील जी पर पड़ती है। वो दोनों गीता और सुनील जी को देखकर खुश हो जाते हैं और वो दोनों उनके पास आ जाते हैं और कहते हैं, बुआ और फूफा जी आप दोनों कब आए? तभी उन दोनों की नज़र कनक जी पर पड़ती है तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और उनके पास जाकर उनके गले लग जाते हैं और कहते हैं, दादी मौ आप ठीक हो गई है। तभी कनक जी स्माइल करते हुए कहती है, पृथ्वी, अंशिका मुझे तुम्हारी बुआ के बेटे और तुम्हारे भाई आकाश ने ठीक किया है। ये कहते हुए कनक जी आकाश की तरफ इशारा करती है तो वो दोनों आकाश की तरफ देखने लगते हैं। वो दोनों आकाश के पास जाते हैं और आकाश के गले लग जाते हैं और कहते हैं, आकाश हमने तुम्हें इतने सालों में बहुत मिस किया। अंशिका आकाश की ही उम्र की थी और वही पृथ्वी आकाश से बड़ा था। पृथ्वी का अपना एक बिजनेस भी था। जिसके बाद वो सभी बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी पृथ्वी बोला, आकाश अभी कुछ समय बाद एक पार्टी होने वाली है तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? पृथ्वी की बात को सुनकर गीता जी बोली, आकाश तुम्हें पृथ्वी के साथ उस पार्टी में चला जाना चाहिए। गीता जी की बात को सुनकर आकाश हॉ में अपना सर हिला देता है तो पृथ्वी और अंशिका खुश हो जाते हैं और आकाश के साथ वो दोनों बाहर चले जाते हैं और फिर कार में बैठकर वहां से चले जाते हैं। तभी आकाश उन दोनों से कहता है, वैसे हम किसी चीज की पार्टी में जा रहे हैं? तभी पृथ्वी बोला, आज मेरी एक कॉलेज फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, हम वही जा रहे हैं। कुछ देर में वो तीनों एक मैंसन के पास पहुंच जाते हैं। वो सभी उस मैंसन के अंदर चले जाते हैं और फिर वो तीनों कार से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो सभी मैंसन के अंदर जाने लगते हैं। सभी मेहमान पृथ्वी और अंशिका को देखकर बातें कर रहे थे। जब वो सभी मैंसन के अंदर जाते हैं तो आकाश देखता है कि मैंसन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। तभी सीढ़ियों से एक लड़की नीचे आती है। उसके अगल बगल दो लड़के उसका हाथ पकड़ कर ला रहे थे। सभी की नज़र उस लड़की की तरफ चली जाती है, लेकिन आकाश की नज़र ऊपर खड़ी हुई एक लड़की पर जाती है जो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास थी। उसने उतने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, फिर भी वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। तभी उस लड़की की भी नज़र आकाश पर पड़ती है। तभी आकाश अपने जगह से गायब हो जाता है और उस लड़की के बगल में आ जाता है और कहता है, समीरा तुम कैसी हो? इस आवाज को सुनकर वो लड़की समीरा अपने बगल में देखती है तो उसे आकाश अपने बगल में दिखता है। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ लिमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 162 162 आकाश की स्कूल फ्रेंड समीरा। आकाश की स्कूल फ्रेंड समीरा आपने अभी तक पढ़ा। फिर वो तीनों कार से बाहर निकल जाते हैं और फिर वो सभी मैंसन के अंदर जाने लगते हैं। सभी मेहमान पृथ्वी और अंशिका को देखकर बातें कर रहे थे। जब वो सभी मैंसन के अंदर जाते हैं तो आकाश देखता है कि मैंसन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। तभी सीढ़ियों से एक लड़की नीचे आती है। उसके अगल बगल दो लड़के उसका हाथ पकड़ कर ला रहे थे। सभी की नज़र उस लड़की की तरफ चली जाती है, लेकिन आकाश की नज़र ऊपर खड़ी हुई एक लड़की पर जाती है जो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास थी। उसने उतने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, फिर भी वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। तभी उस लड़की की भी नज़र आकाश पर पड़ती है। तभी आकाश अपने जगह से गायब हो जाता है और उस लड़की के बगल में आ जाता है और कहता है, समीरा तुम कैसी हो? इस आवाज़ को सुनकर वो लड़की समीरा अपने बगल में देखती है तो उसे आकाश अपने बगल में दिखता है। अब आगे आकाश को अपने बगल में देखकर वो लड़की समीरा घबरा जाती है, लेकिन तभी वो अपने आप को शांत करती है क्योंकि वो आकाश को अच्छे तरीके से जानती थी। तभी आकाश बोला, समीरा आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? आकाश की बात को सुनकर समीरा और भी ज्यादा उदास हो जाती है और अपने सर को नीचे झुका लेती है। समीरा को इस तरह उदास देखकर आकाश को कुछ समझ में नहीं आता है कि समीरा क्यों उदास है। तभी आकाश समीरा के सर पर हाथ रखता है और समीरा की यादों को देखने लगता है। कुछ समय बाद आकाश अपने हाथ को समीरा के सर से हटाता है। तभी समीरा आकाश की तरफ देखती है तो डर जाती है क्योंकि आकाश का आंख बिल्कुल लाल हो गया है। जब आकाश देखता है कि समीरा उसे देखकर डर रही है तो आकाश अपने आप को शांत करता है और कहता है, समीरा तुम्हारे साथ इन सभी ने इतना कुछ किया। आकाश की बात को सुनकर समीरा समझ जाती है कि आकाश को उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब पता है। तभी समीरा के आंख में आंसू आ जाते हैं। आकाश समीरा के आंख से आंसू पोंछते हुए कहता है, समीरा तुम रो क्यों रही हो? आज तुम्हारा बर्थडे है, अब तुम रोना बंद करो, हम तुम्हारे बर्थडे को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएंगे। आकाश की बात को सुनकर समीरा रोना बंद कर देती है। तभी आकाश बोला, समीरा अब तुम्हें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, यहाँ तुम्हें कभी भी प्यार नहीं मिलेगा।
वो सभी तुम्हें सिर्फ दुख ही देंगे, इसलिए तुम मेरे साथ मुंबई चलो। आकाश की बात को सुनकर समीरा कुछ देर सोचती है और फिर समीरा अपना सर हाँ में हिला देती है, जिससे आकाश के चेहरे में स्माइल आ जाती है। समीरा आकाश की स्कूल की फ्रेंड है। समीरा बचपन में बदल गई थी और जिनके साथ समीरा रहती थी उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया था, तो आसपास के लोगों ने समीरा को अनाथालय में भेज दिया था। लेकिन 3 साल पहले समीरा के असली दादा दादी ने उसे अपने घर ले गए थे, जिसके बाद आकाश को समीरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। आकाश आज 3 साल बाद समीरा से मिला था। तभी आकाश बोला, समीरा हम यहाँ से चलते हैं, हम तुम्हारा बर्थडे किसी रेस्टोरेंट में मनाएंगे। आकाश और समीरा बात कर ही रहे थे, वहीं पर पृथ्वी और अंशिका आकाश को ही ढूंढ रहे थे। अंशिका बोली, पृथ्वी भाई आकाश भाई कहाँ चले गए हैं, वो दिख ही नहीं रहे हैं। जिस पर पृथ्वी बोला, अंशिका मुझे भी नहीं पता कि आकाश कहाँ है, मैं भी तो आकाश को ही ढूंढ रहा हूँ। तभी अंशिका की नज़र ऊपर आकाश और समीरा की तरफ जाती है और वो पृथ्वी से कहती है, पृथ्वी भाई आकाश भाई तो ऊपर रावत फैमिली की गोद ली हुई बेटी से बात कर रहा है। तभी पृथ्वी की भी नज़र आकाश और समीरा पर जाती है, तो पृथ्वी और अंशिका ऊपर की ओर जाने लगते हैं, वहीं पर आकाश और समीरा भी नीचे आने लगते हैं। पृथ्वी आकाश के पास पहुंचकर आकाश से कहता है, आकाश तू यहाँ क्या कर रहा है, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। तभी आकाश बोला, पृथ्वी भाई मैं तो अपनी स्कूल की फ्रेंड से बात कर रहा था। आकाश की बात को सुनकर पृथ्वी और अंशिका हैरान हो जाते हैं कि समीरा आकाश की स्कूल की फ्रेंड है। वहीं पर वो लड़की जो समीरा से बदल गई थी सभी का अटेंशन अपने ऊपर पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी उस लड़की यानी दीप्ति की नज़र पृथ्वी और अंशिका पर जाती है जो समीरा के पास थे। उन दोनों को समीरा के पास देखकर दीप्ति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी दीप्ति के मॉम डैड और उसके भाइयों की नज़र दीप्ति की नज़र का पीछा करते हुए सीढ़ियों की तरफ जाती है, तो उन सभी की नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है। पृथ्वी और समीक्षा को एक साथ देखकर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि दीप्ति ने सभी से कहा था कि वो पृथ्वी को पसंद करती है और साथ ही उसने सबको ये भरोसा दिला दिया था कि समीरा उससे पृथ्वी को छीनना चाहती है, जिससे वो सभी अभी समीरा को गुस्से से देख रहे थे। तभी समीरा की मौत सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है और समीरा के पास जाकर समीरा को मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी आकाश उनके हाथ को रोक लेता है। दोस्तों मैंने पिछले चैप्टर में गलती ने पृथ्वी के दोस्त की बर्थडे पार्टी कह दिया था, लेकिन ये पृथ्वी के दोस्त की बहन और अंशिका की दोस्त का बर्थडे पार्टी है। अब आगे क्या होगा, तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ लिमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 163 समीरा की असलियत सभी को पता चली। 163 समीरा की असलियत सभी को पता चली। आपने अभी तक पढ़ा, समीरा आकाश की स्कूल की फ्रेंड है, वहीं पर वो लड़की जो समीरा से बदल गई थी सभी का अटेंशन अपने ऊपर पाकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। तभी उस लड़की यानी दीप्ति की नज़र पृथ्वी और अंशिका पर जाती है जो समीरा के पास थे। उन दोनों को समीरा के पास देखकर दीप्ति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी दीप्ति के मॉम डैड और उसके भाइयों की नज़र दीप्ति की नज़र का पीछा करते हुए सीढ़ियों की तरफ जाती है, तो उन सभी की नज़र सीढ़ियों की तरफ जाती है। पृथ्वी और समीक्षा को एक साथ देखकर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि दीप्ति ने सभी से कहा था कि वो पृथ्वी को पसंद करती है और साथ ही उसने सबको ये भरोसा दिला दिया था कि समीरा उससे पृथ्वी को छीनना चाहती है, जिससे वो सभी अभी समीरा को गुस्से से देख रहे थे। तभी समीरा की मौत सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है और समीरा के पास जाकर समीरा को मारने के लिए हाथ उठाती है। तभी आकाश उनके हाथ को रोक लेता है। अब आगे, तभी समीरा की मॉम वंदना आकाश की तरफ बहुत ही गुस्से के साथ देखते हुए आकाश बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की। तभी आकाश भी बहुत ही गुस्से के साथ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड पर हाथ उठाने की। आकाश ये सब बहुत ही गुस्से के साथ बोला था, जिससे वंदना डर जाती है और पीछे हटने लगती है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली थी। तभी समीरा के डैड गगन वंदना को पकड़ लेते हैं, जिससे वो नहीं गिरती है। तभी गगन जी बहुत ही गुस्से के साथ बोले, तुमने मेरे घर आकर मेरी वाइफ को सीढ़ियों से गिराने की कोशिश की। अभी सब मेहमानों की नज़रें उन पर ही थी। तभी आकाश बोला, मैंने तुम्हारी वाइफ को धक्का नहीं दिया, वो तो खुद ही फिसल कर गिरी है। तभी पृथ्वी भी आकाश के बचाव में बोला, अंकल आपको कोई गलतफहमी हुई है, आकाश ने आंटी को धक्का नहीं दिया है। तभी आकाश बोला, मैं अब आपको पता चल गया कि मैंने आपकी वाइफ को धक्का नहीं दिया, तो मैं अब अपनी फ्रेंड को यहाँ से हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ। इतना कहकर आकाश समीरा का हाथ पकड़ता है और सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। तभी वंदना जी उन सभी को रोकते हुए कहती है, तुम समीरा को नहीं ले जा सकते, वो मेरे बेटी है। वंदना जी की बात को सुनकर आकाश रुकता है और एक डेविल स्माइल के साथ पीछे मुड़ता है और कहता है, ओ अच्छा, अब तुम्हें याद आया है कि समीरा तुम्हारी बेटी है। तुम्हें उस वक्त ये सब याद नहीं आया था जब तुम बिना वजह के समीरा पर हाथ उठा रही थी। तुम माता नहीं को माता हो, तुमने समीरा को जन्म दिया है, लेकिन तुमने समीरा को कभी अपनी बेटी नहीं माना और न ही समीरा को कभी वो प्यार दिया जो उसे मिलना चाहिए था। तुम सब ने हमेशा अपनी उस गोदली हुई बेटी को ही प्यार किया है, समीरा से नहीं। तुम सभी तो ये भी पता नहीं है कि आज समीरा का भी बर्थडे है, तुम सिर्फ अपनी गोदली हुई बेटी का ही बर्थडे मना रहे हो।
आकाश की बात को सुनकर सभी मेहमान हैरान हो जाते हैं और साथ ही पृथ्वी और अंशिका भी। सभी मेहमान अभी इसी बारे में ही बात करने लगते हैं। इतनी शोरगुल को सुनकर समीरा के दादा दादी अपने कमरे से निकल जाते हैं। तभी वो सब आकाश को समीरा के बारे में सभी को बताते हुए देखते हैं। तभी आकाश की भी नज़र उन दोनों पर पड़ती है। तभी आकाश उन दोनों को देखते हुए कहता है, आप दोनों ने तो समीरा को यहाँ लाया था। आप दोनों ने समीरा को यहाँ लाकर बहुत ही गलत किया है। समीरा अनाथालय में ही बहुत खुश थी, यहाँ आकर उसे दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। मैं आज यहाँ से समीरा को ले जा रहा हूँ। आप दोनों ही समीरा को पसंद करते हैं, इसलिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि आप मेरे साथ चल सकते हैं। आकाश की बात को सुनकर समीरा के दादा दादी बिना कुछ सोचे हो कह देते हैं, जिससे समीरा के चेहरे में मुस्कान आ जाती है। तभी अंशिका दीप्ति के पास जाकर कहती है, दीप्ति मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे झूठ बोलोगी। तुमने तो कहा था कि समीरा तुम्हें घर में बहुत परेशान करती है, लेकिन मुझे तो यहाँ बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। यहाँ तो कोई भी समीरा को अपना नहीं मानता है, तो वो तुम्हें परेशान कैसे कर सकती है। अब से मैं हमारी दोस्ती को यहीं पर तोड़ती हूँ। अंशिका की बात को सुनकर दीप्ति पैनिक करने लगती है। दीप्ति ने अंशिका से दोस्ती भी इसलिए की थी क्योंकि अंशिका अमीर फैमिली से थी। दीप्ति अंशिका को कुछ बोलने को होती ही है, पर अंशिका वहां से चली जाती है। तभी सभी लोगों मैंसन से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद आकाश पृथ्वी से कहता है, पृथ्वी भाई आप समीरा के दादा दादी को इंपीरियल हॉल ले जाए, मैं और समीरा टैक्सी से वहां आ जाएंगे। आकाश की बात को सुनकर पृथ्वी, अंशिका और समीरा के दादा दादी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी आकाश और समीरा भी बाहर की तरफ चले जाते हैं। समीरा आकाश को देख रही थी। तभी समीरा कहती है, आकाश तुमने वो कैसे किया? तुम एक ही पल में अपनी जगह से गायब हो गए और मेरे बगल में कैसे आ गए? अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ लिमोर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। अगर आप हमारे चैनल AC नॉवल स्टोरी 2.0 पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज़ आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। एपिसोड 164 इंपीरियल हॉल में समीरा का बर्थडे सेलिब्रेशन आपने अभी तक पढ़ा, लेकिन मुझे तो यहाँ बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। यहाँ तो कोई भी समीरा को अपना नहीं मानता है, तो वो तुम्हें परेशान कैसे कर सकती है? अब से मैं हमारी दोस्ती को यहीं पर तोड़ती हूँ। अंशिका की बात को सुनकर दीप्ति पैनिक करने लगती है। दीप्ति ने अंशिका से दोस्ती भी इसलिए की थी क्योंकि अंशिका अमीर फैमिली से थी। दीप्ति अंशिका को कुछ बोलने को होती ही है, पर अंशिका वहां से चली जाती है। तभी सभी लोगों मैंसन से बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद आकाश पृथ्वी से कहता है, पृथ्वी भाई आप समीरा के दादा दादी को इंपीरियल हॉल ले जाए, मैं और समीरा टैक्सी से वहां आ जाएंगे। आकाश की बात को सुनकर पृथ्वी, अंशिका और समीरा के दादा दादी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी आकाश और समीरा भी बाहर की तरफ चले जाते हैं। समीरा आकाश को देख रही थी। तभी समीरा कहती है, आकाश तुमने वो कैसे किया? तुम एक ही पल में अपनी जगह से गायब हो गए और मेरे बगल में कैसे आ गए? अब आगे समीरा की बात को सुनकर आकाश बोला, समीरा मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है। तभी समीरा बोली, तो क्या तुम उड़ भी सकते हो? समीरा की बात को सुनकर आकाश स्माइल करता है और फिर आकाश समीरा के पास जाता है और समीरा को उसके कमर से पकड़ लेता है। आकाश के उसके कमर को पकड़ने से समीरा हैरान हो जाती है। तभी आकाश और समीरा उड़ने लगते हैं, जिससे समीरा हैरान हो जाती है। समीरा ने तो ऐसे ही आकाश को कहा था, लेकिन समीरा को नहीं लगा था कि आकाश उड़ सकता हो। कुछ ही देर में समीरा और आकाश बहुत ही ऊंचाई में पहुंच जाते हैं। आकाश अपने और समीरा के चारों ओर एक सिल्ट बना लेता है, जिसके बाद वो दोनों आगे की तरफ जाने लगते हैं। समीरा सभी चीजों को देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी समीरा आकाश की तरफ अपने चेहरे को करती है। आकाश को अपने इतने पास देखकर समीरा का दिल बहुत ही तेज धड़कने लगता है। समीरा एकटक सिर्फ आकाश को ही देख रही थी। तभी आकाश भी की तरफ देखता है, तो आकाश भी समीरा को देखता ही रह जाता है। तभी समीरा को एहसास होता है कि वो क्या कर रही है, तो समीरा थोड़ा खांसती है और आकाश की तरफ से अपना चेहरा हटा लेती है। तभी आकाश को भी एहसास होता है कि वो एकटक समीरा को ही देख रहा है, तो वो भी दूसरी तरफ देखने लगता है। कुछ देर में ही वो दोनों इंपीरियल हॉल के ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों नीचे आ जाते हैं और फिर आकाश अपने स्टोरेज रिंग से अपने कार को बाहर निकाल लेता है। अपने सामने कार के आ जाने से समीरा हैरान हो जाती है, लेकिन समीरा कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि समीरा जान गई थी कि ये सब जरूर आकाश ने ही किया होगा। अभी तक बाकी चारों वहां पर नहीं आए थे, तो आकाश और समीरा उन चारों का इंतजार करने लगते हैं। कुछ ही देर में पृथ्वी की कार वहां आ जाती है और फिर कार से बाहर निकलते हैं। जब पृथ्वी और अंशिका आकाश और समीरा को वहां पहले से खड़ा हुआ देखते हैं, तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। और फिर वो चारों आकाश और समीरा के पास आते हैं और फिर पृथ्वी बोला, आकाश तुम इतने जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए और तुमने हमें यहाँ आने के लिए क्यों कहा था?
आकाश अपने पीछे के कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मैं तो कार से आया हूँ और मैंने तुम सभी को यहाँ आने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि हम यहाँ समीरा का बर्थडे मनाएंगे। आकाश की बात को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी को पता था कि इंपीरियल हॉल में आज तक किसी भी का बर्थडे नहीं मना है, क्योंकि आज तक किसी को भी बर्थडे मनाने के लिए परमिशन नहीं मिला है। तभी पृथ्वी बोला, आकाश हम समीरा का बर्थडे यहाँ कैसे मनाएंगे क्योंकि आज तक इंपीरियल हॉल में बर्थडे मनाने की परमिशन नहीं मिला है। तभी आकाश बोला, पृथ्वी भाई आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप सभी मेरे साथ अंदर चलिए। आकाश की बात को सभी आकाश के साथ जाने लगते हैं। इंपीरियल हॉल के आसपास का इलाज अभी पूरी तरह से खाली था। जब सभी लोग गेट के पास जाते हैं तो गेट में खड़ा आदमी आकाश को देखकर अपना सर झुका लेता है, जिसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो सभी देखते हैं कि इंपीरियल हॉल बहुत ही अच्छी तरह से सजा हुआ था और साथ ही इंपीरियल हॉल पूरी तरह से खाली था, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी इंपीरियल हॉल का मैनेजर आकाश के पास आता है और कहता है, बॉस हमने सारी तैयारी पूरी कर ली है। मैनेजर की बात को सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी पृथ्वी बोला, आकाश इंपीरियल हॉल का मैनेजर तुझे बॉस क्यों कह रहा है? तभी आकाश बोला, क्योंकि अब मैं पूरे इंपीरियल हॉल का बॉस हूँ, लेकिन आप इस बात को किसी को भी मत बताना। आकाश की बात को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ देर में वहाँ केक आता है तो समीरा केक को कट करती है। सभी समीरा को ताली बजाकर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अब आगे क्या होगा तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए। लिमॉर्टल गॉड सिस्टम एपिसोड 165 समीरा गई सिंघानिया मैंसन। आपने अभी तक पढ़ा। अभी पूरी तरह से खाली था। जब सभी लोग गेट के पास जाते हैं तो गेट में खड़ा आदमी आकाश को देखकर अपना सर झुका लेता है, जिसके बाद सभी अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो सभी देखते हैं कि इंपीरियल हॉल बहुत ही अच्छी तरह से सजा हुआ था और साथ ही इंपीरियल हॉल पूरी तरह से खाली था, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी इंपीरियल हॉल का मैनेजर आकाश के पास आता है और कहता है, बॉस हमने सारी तैयारी पूरी कर ली है। मैनेजर की बात को सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी पृथ्वी बोला, आकाश इंपीरियल हॉल का मैनेजर तुझे बॉस क्यों कह रहा है? तभी आकाश बोला, क्योंकि अब मैं पूरे इंपीरियल हॉल का बॉस हूँ, लेकिन आप इस बात को किसी को भी मत बताना। आकाश की बात को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। कुछ देर में वहाँ केक आता है तो समीरा केक को कट करती है। सभी समीरा को ताली बजाकर हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। अब आगे वही दूसरी तरफ रावत विला में आकाश और समीरा के जाने के बाद सभी मेहमानों ने समीरा के परिवार को खरी खोटी सुनाकर वहां से चले गए। सभी मेहमानों के जाने के बाद दीप्ति रोते हुए अपने मॉम डैड से कहती है, मॉम डैड ये सब मेरी वजह से हुआ, अगर मैं यहाँ नहीं आई होती तो ये सब नहीं हुआ होता, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। दीप्ति ये सब बोल रही थी लेकिन कोई भी दीप्ति की बात पर ध्यान नहीं देता है। वो सब तो समीरा के ही बारे में सोच रहे थे। इंपीरियल हॉल में समीरा के केक काटने के बाद आकाश अपने पॉकेट से एक जेड बैंडेड निकालता है और समीरा को देते हुए कहता, समीरा ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। समीरा उस जेड बैंडेड को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि वो जेड बैंडेड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। तभी अंशिका कहती है, भाई ये जेड बैंडेड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मुझे भी एक ऐसा ही बैंडेड चाहिए। अंशिका की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है अंशिका, मैं तुम्हारे लिए बाद में ऐसा ही एक जेड बैंडेड ला दूंगा। आकाश की बात को सुनकर अंशिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद सभी वहां डिनर करते हैं और फिर वो सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर जाने के बाद आकाश पृथ्वी से कहता है, पृथ्वी भाई आप मेरे कार के पीछे पीछे आइए। इतना कहकर आकाश कार में बैठ जाता है। समीरा की बात को सुनकर आकाश के डैड समीरा को सभी चीजें बता देते हैं, जिसके बाद सभी बात करने लगते हैं। समीरा के बारे में जानकर सभी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी गीता जी बोली, कोई अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं और दूसरे की बेटी को उन लोगों ने प्रिंसेस की तरह रख रहे हैं। गीता जी की बात पर सभी हामी भरते हैं और फिर वो सभी बात करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। कामनी जी ने समीरा और उसके दादा दादी के लिए कमरा तैयार करवा दिया था। अगली सुबह आकाश उठता है और फ्रेश होकर नीचे चला जाता है और फिर आकाश सोफे में बैठ जाता है। तभी आकाश को देखकर कामनी जी बोली, आकाश चलो आज हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। कामनी जी की बात को सुनकर अंशिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन समीरा उतनी ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तभी आकाश बोला, ठीक है मामी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे। तभी कामनी जी समीरा से कहती है, समीरा तुम भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलो। तभी समीरा बोली, नहीं आंटी मैं आप सभी के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा पाऊंगी। तभी आकाश बोला, समीरा तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए चल रही हो, ये फाइनल है। आकाश की बात को सुनकर समीरा हो में अपना सर हिला देती है। अब आगे क्या होगा एपिसोड 166 मूवी देखना। आपने अभी तक पढ़ा। सभी हामी भरते हैं और फिर वो सभी बात करते हैं। कुछ देर बात करने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। कामनी जी ने समीरा और उसके दादा दादी के लिए कमरा तैयार करवा दिया था। अगली सुबह आकाश उठता है और फ्रेश होकर नीचे चला जाता है और फिर आकाश सोफे में बैठ जाता है। तभी आकाश को देखकर कामनी जी बोली, आकाश चलो आज हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। कामनी जी की बात को सुनकर अंशिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन समीरा उतनी ज्यादा खुश नहीं थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। तभी आकाश बोला, ठीक है मामी हम शॉपिंग के लिए जाएंगे।
तभी कामनी जी समीरा से कहती है, समीरा तुम भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए चलो। तभी समीरा बोली, नहीं आंटी, मैं आप सभी के साथ शॉपिंग के लिए नहीं जा पाऊंगी। तभी आकाश बोला, समीरा तुम हमारे साथ शॉपिंग के लिए चल रही हो, ये फाइनल है। आकाश की बात को सुनकर समीरा हो में अपना सर हिला देती है। अब आगे समीरा को इस तरह आकाश के बात को मानता हुआ देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता है और फिर वो सभी शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। कुछ समय बाद वो सभी एक बहुत ही बड़े मॉल के सामने आ जाते हैं और फिर वो सभी मॉल के अंदर चले जाते हैं और फिर सभी अपने अपने लिए कपड़े देखने लगते हैं। पर वही समीरा, आकाश और समीरा के दादा दादी खड़े हुए थे। तभी कामनी जी और वीरेंद्र जी कहते हैं, आप सभी वहाँ क्यों खड़े हुए हैं, चलिए अपने अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करिए। इतना कहकर कामनी जी आकाश और समीरा को और वीरेंद्र जी समीरा के दादा दादी को अपने साथ ले जाते हैं। तभी कामनी जी बोली, चलो तुम दोनों अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करो। कामनी जी की बात को सुनकर आकाश और समीरा कुछ कपड़े देखने लगते हैं। तभी आकाश के पास अंशिका आती है और कहती है, आकाश भाई मैं आपके लिए कपड़े सेलेक्ट करती हूँ। इतना कहकर अंशिका आकाश के लिए बहुत सारे कपड़े सेलेक्ट कर लेती है और आकाश को कहती है, आकाश भाई आप इन सभी कपड़े को चेंज करके देखो। अंशिका की बात को सुनकर आकाश चेंजिंग रूम में चला जाता है और सभी कपड़ों को पहन कर देखता है और फिर आकाश चेंजिंग रूम से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद आकाश देखता है कि कोई भी वहां पर नहीं था। तभी आकाश के पास समीरा आती है और कहती है, आकाश सभी अभी कपड़े ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में गए हैं। समीरा की बात को सुनकर आकाश हमें अपना सर हिला देता है और फिर आकाश बोला, वैसे समीरा तुमने अपने लिए क्या खरीदा है। तभी समीरा बोली, मैंने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। जिसके बाद आकाश और समीरा बात करने लगते हैं। तभी सभी चेंजिंग रूम से बाहर आते हैं और फिर सभी कपड़े का बिल पे करके सभी कपड़ों को सिंघानिया मैंसन में पहुंचाने के लिए कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं और फिर सभी मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। तभी पृथ्वी टिकट लेने के लिए चला जाता है और कुछ देर बाद पृथ्वी वापस आकर बोला, मुझे सभी के लिए एक ही जगह की टिकट नहीं मिली है, एक एक जगह में मुझे 3 या 2 ही सीट मिली है, इसलिए सभी को अलग अलग बैठकर मूवी देखना पड़ेगा। तभी कामनी जी बोली, ठीक है तो मैं, अंशिका और नितिश जी एक जगह बैठकर मूवी देखेंगे। पृथ्वी और मम्मी पापा एक साथ बैठेंगे, समीरा के दादा दादी एक साथ और गीता और सुनील एक जगह और आकाश और समीरा एक जगह में बैठेंगे। कामनी जी की बात को सुनकर सभी हमें अपना सर हिला देते हैं और फिर सभी अपने सीट में जाकर बैठ गए और मूवी देखने लगे। लेकिन समीरा बार बार आकाश को ही देख रही थी। तभी आकाश समीरा की तरफ मुड़ा जिससे दोनों की नजरें मिल गई और वो दोनों एकटक एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी आकाश समीरा की कमर में हाथ डालता है और समीरा को अपने पास लाकर समीरा को किस करने लगता है। आकाश के किस करने समीरा की आंख बंद हो जाती है और वो भी आकाश का किस में साथ देने लगती है। थोड़ा देर बाद जब समीरा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो आकाश किस करना बंद कर देता है और फिर समीरा गहरी गहरी सांस लेने लगती है। आकाश और समीरा के पीछे कोई भी नहीं बैठा था। थोड़ी देर गहरी गहरी सांस लेने के बाद समीरा अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसे आकाश से आंख मिलाने में भी शर्मा रही थी। तभी आकाश समीरा के हाथ को पकड़ लेता है तो समीरा आकाश की तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी समीरा के हाथ को छोड़ देता है क्योंकि आकाश को याद आ जाता है कि उसे क्या करना है। जब आकाश समीरा के हाथ को छोड़ता है तो समीरा उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मूवी खत्म हो जाती है तो सभी वहां से बाहर चले जाते हैं और फिर वो सभी बात करते हुए मॉल के गेम एरिया की तरफ चले जाते हैं और सभी गेम खेलने लगते हैं। अंशिका और समीरा बार बार एक डॉल को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डॉल को निकाल नहीं पा रही थी। तभी आकाश उन दोनों के पास आकर कहता है, तुम दोनों क्या कर रही हो, अब आगे क्या होगा। तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे। ये जानने के लिए पढ़ते रहिए कि अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ इमॉर्टल गॉड सिस्टम एपिसोड 167 समीरा की कड़वी बातें आपने अभी तक पढ़ा। तो आकाश किस करना बंद कर देता है और फिर समीरा गहरी गहरी सांस लेने लगती है। आकाश और समीरा के पीछे कोई भी नहीं बैठा था। थोड़ी देर गहरी गहरी सांस लेने के बाद समीरा अपना चेहरा नीचे कर लेती है। उसे आकाश से आंख मिलाने में भी शर्मा रही थी। तभी आकाश समीरा के हाथ को पकड़ लेता है तो समीरा आकाश की तरफ देखने लगती है, लेकिन तभी समीरा के हाथ को छोड़ देता है क्योंकि आकाश को याद आ जाता है कि उसे क्या करना है। जब आकाश समीरा के हाथ को छोड़ता है तो समीरा उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब मूवी खत्म हो जाती है तो सभी वहां से बाहर चले जाते हैं और फिर वो सभी बात करते हुए मॉल के गेम एरिया की तरफ चले जाते हैं और सभी गेम खेलने लगते हैं। अंशिका और समीरा बार बार एक डॉल को निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो डॉल को निकाल नहीं पा रही थी। तभी आकाश उन दोनों के पास आकर कहता है, तुम दोनों क्या कर रही हो, अब आगे। तभी अंशिका कहती है, भाई देखो ना, हम कब से डॉल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमसे एक भी डॉल नहीं निकल रही है। अंशिका की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। और फिर आकाश मशीन से डॉल निकालने की कोशिश करता है और आकाश अंशिका और समीरा के लिए डॉल निकाल लेता है। अंशिका और समीरा डॉल को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी गीता जी और कामनी जी आकाश के पास आकर कहती है, आकाश हमें भी डॉल चाहिए। उन दोनों की बात को सुनकर आकाश उन दोनों को हैरानी से देखने लगता है, लेकिन आकाश तभी मशीन से 2 डॉल निकालता है और अपनी मॉम और मामी को दे देता है।
वो दोनों भी डॉल पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। उन दोनों को खुश होता हुआ देखकर सभी के चेहरे में स्माइल आ जाती है, जिसके बाद सभी गेम खेलने लगते हैं और फिर कुछ समय बाद सभी मॉल से बाहर चले जाते हैं और फिर सभी कार में बैठकर इंपीरियल हॉल की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर में वो सभी होटल पहुंच जाते हैं और फिर इंपीरियल के अंदर जाकर खाली चेयर में तभी उन सभी के पास एक वेटर आता है, तो वो सभी उसे अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं। वही उन सभी से कुछ दूर के टेबल में बैठे एक लड़का और एक लड़की उन्हीं की तरफ तभी वो लड़की कहती है, अक्षत वो तो तुम्हारी बहन समीरा है ना। उस लड़की की बात को सुनकर वो लड़का हौ में अपना सर हिला देता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि समीरा का बड़ा भाई और पृथ्वी का दोस्त अक्षत रावत है। अक्षत एक टक सिर्फ समीरा को ही देख रहा था। समीरा को देखकर अक्षत के आंख में आंसू आ गए थे। तभी वो लड़की बोली, अक्षत तुम्हें अपनी बहन से बात करना चाहिए और अपनी गलती की माफी मांग लेनी चाहिए, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी। तभी अक्षत बोला, मियाँ तुमने सही कहा, मुझे समीरा से माफी मांग लेनी चाहिए। वहीं पर अब तक सभी खाना खा चुके थे और फिर वो सभी बिल पे करके वहां से जाने लगता है। तभी अक्षत समीरा के सामने आ जाता है और कहता है, समीरा और दादा दादी मुझे आप सभी से बात करनी है। अक्षत की बात को सुनकर सभी उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी आकाश सभी से बोला, आप सभी घर चलिए, मैं समीरा और उसके दादा दादी को लेकर आ जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन पृथ्वी और अंशिका वही रुक जाते हैं। तभी आकाश सभी को देखते हुए कहा, तुम सभी मेरे पीछे चलो। इतना कहकर आकाश समीरा का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। उन दोनों को जाता हुआ देखकर सभी उसके पीछे चले जाते हैं। वो सभी आकाश और समीरा के पीछे एक कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में जाकर आकाश किसी राजा की तरह सोफे में बैठ जाता है। तभी आकर के पीछे इंपीरियल हॉल का मैनेजर आकर खड़ा हो जाता है, जिससे सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश अक्षत से कहता है, बोलो तुम्हें समीरा से क्या बात करनी थी। तभी अक्षत समीरा की तरफ देखते हुए बोला, समीरा तुझे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। मुझे तुम्हारे आने के बाद तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार देना था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया और तुम्हें इतना दुख दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अक्षत ये सब बोल रहा था, लेकिन समीरा अक्षत को इमोशनलेस आंखों से देख रही थी। तभी समीरा बोली, मिस्टर अक्षत रावत आप मुझसे माफी मांगकर अपने आप को छोटा मत कीजिए। आप तो मुझे अपनी बहन नहीं मानते हैं और आपको तो मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं है और आपको तो मुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है, तो आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप अपने प्यारी बहन के पास जाए, आपको मुझसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समीरा की बात को सुनकर अक्षत के आंख में आंसू आ जाते हैं और उसे वो सब याद आ जाता है जो उसने समीरा से कहा था। तभी मियाँ बोली, समीरा तुम ये क्या कह रही हो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे बात कर सकती हो। अक्षत तो तुमसे माफी मांग रहा है। अब आगे क्या होगा। एपिसोड 168, आकाश का अक्षत को धमकाना। आपने अभी तक पढ़ा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। मुझे तुम्हारे आने के बाद तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार देना था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया और तुम्हें इतना दुख दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अक्षत ये सब बोल रहा था, लेकिन समीरा अक्षत को इमोशनलेस आंखों से देख रही थी। तभी समीरा बोली, मिस्टर अक्षत रावत आप मुझसे माफी मांगकर अपने आप को छोटा मत कीजिए। आप तो मुझे अपनी बहन नहीं मानते हैं और आपको तो मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं है और आपको तो मुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है, तो आप मुझसे माफी मत मांगिए। आप अपने प्यारी बहन के पास जाए, आपको मुझसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समीरा की बात को सुनकर अक्षत के आंख में आंसू आ जाते हैं और उसे वो सब याद आ जाता है जो उसने समीरा से कहा था। तभी मियाँ बोली, समीरा तुम ये क्या कह रही हो, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे बात कर सकती हो। अक्षत तो तुमसे माफी मांग रहा है। अब आगे। तभी समीरा मियाँ की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे किसी की भी माफी की कोई भी जरूरत नहीं मिस मियाँ, आप अपने मंगेतर से कह दीजिए कि मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। आप इन्हें यहाँ से ले जाए। समीरा की बात को सुनकर अक्षत बिल्कुल हैरान हो गया था, साथ ही उसके आंखें नम हो गए थे। तभी आकाश बोला, ठीक है तो मिस्टर अक्षत आप अब यहाँ से जा सकते हैं। आकाश की बात को सुनकर अक्षत गुस्से से कहता है, तुम होते कौन हो मुझे यहाँ से जाने से कहने वाले। तभी आकाश एक डेविल स्माइल करता है और अपने हाथ को बढ़ाता है। तभी अक्षत उड़ते हुए आकाश के पास आ जाता है और फिर आकाश अक्षत का गला पकड़कर कहता है, अगली बार से तुम या तुम्हारे परिवार से कोई भी समीरा के पास आया या उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। आकाश के ऐसा करने से सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आकाश की लास्ट बात को सुनकर अक्षत और मियाँ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी आकाश अक्षत के गले को छोड़ते हुए बोला, अगली बार से तुम और तुम्हारे परिवार का कोई भी इंसान समीरा के पास भी आने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि समीरा को कोई भी दुख हो, उसे अब तुम सबकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो किसी को तुम्हारी बॉडी तक नहीं मिलेगी। आकाश की बात को सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। तभी पृथ्वी भी कमरे के बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद पृथ्वी अक्षत और मियाँ को रोकता है, उन दोनों के पैर दर्द से कांप रहे थे। तभी अक्षत बोला, पृथ्वी वो कौन था, मैं अचानक उड़ते हुए उसके पास कैसे चला गया था। तभी पृथ्वी बोला, अक्षत वो मेरे बुआ का बेटा है आकाश, बुआ जी और फूफा जी को आकाश कुछ दिन पहले ही मिला है, वो दीप्ति के बर्थडे के दिन ही हमारे घर आया है। मुझे भी आकाश के बारे में ज्यादा पता नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि समीरा आकाश की बचपन की दोस्त है और शायद आकाश और समीरा एक दूसरे से प्यार करते हैं।
आकाश समीरा के आंख में आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए तुम में से कोई भी समीरा के पास भी मत जाना, वरना आकाश क्या करेगा ये मैं नहीं जानता हूँ। आज आकाश को देखकर तो मैं जान गया हूँ कि आकाश कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता है। तभी अक्षत बोला, लेकिन पृथ्वी समीरा मेरी बहन है, मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो घर वापस आ जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी पृथ्वी बोला, अक्षत अब बहुत देर हो गई है, तुम सभी ने समीरा के दिल को पूरी तरह तोड़ दिया है, मुझे नहीं लगता कि समीरा वापस उस घर में जाना भी चाहेगी। तुम सभी ने पराये के लिए अपनी सगी बहन को ही अपने से दूर कर दिया है। अब तुम ये उम्मीद मत रखो कि समीरा उस घर में वापस जाएगी या तुम सभी को माफ करेगी। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ, वरना यहाँ आकाश आ गया तो वो क्या करेगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। पृथ्वी की पूरी बात सुनकर अक्षत और मिया तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी कमरे के अंदर से आकाश, समीरा, अंशिका और उसके दादा दादी बाहर आते हैं। तभी आकाश पृथ्वी को देखकर कहता है, पृथ्वी भाई चलो हम यहाँ से चलते हैं। आकाश की बात को सुनकर सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं और फिर कार में बैठकर सभी वहाँ से सिंघानिया मैंसन की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर में वो सभी सिंघानिया मैंसन पहुँच जाते हैं और फिर सभी कार से उतरकर घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी हॉल में ही बैठे हुए हैं, तो वो सभी भी जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। तभी नीतीश जी बोले, पृथ्वी तुम्हारे दोस्त अक्षत ने समीरा को क्यों रोका था, अब आगे क्या होगा। एपिसोड 169 वापस मुंबई आना। आपने अभी तक पढ़ा, तुम सभी को माफ करेगी। मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब तुम यहाँ से जल्दी जाओ, वरना यहाँ आकाश आ गया तो वो क्या करेगा ये मैं भी नहीं जानता हूँ, इसलिए तुम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। पृथ्वी की पूरी बात सुनकर अक्षत और मिया तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। तभी कमरे के अंदर से आकाश, समीरा, अंशिका और उसके दादा दादी बाहर आते हैं। तभी आकाश पृथ्वी को देखकर कहता है, पृथ्वी भाई चलो हम यहाँ से चलते हैं। आकाश की बात को सुनकर सभी वहाँ से बाहर चले जाते हैं और फिर कार में बैठकर सभी वहाँ से सिंघानिया मैंसन की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर में वो सभी सिंघानिया मैंसन पहुंच जाते हैं और फिर सभी कार से उतरकर घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सभी हॉल में ही बैठे हुए हैं, तो वो सभी भी जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। तभी नीतीश जी बोले, पृथ्वी तुम्हारे दोस्त अक्षत ने समीरा को क्यों रोका था, अब आगे। नीतीश जी के पूछने पर पृथ्वी बता देता है कि अक्षत ने समीरा को क्यों रोका था। पृथ्वी की बात को सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी गीता जी बोली, उन सभी ने समीरा के साथ इतना कुछ किया है और अब वो सभी चाह रहे हैं कि समीरा उन्हें माफ कर दे। समीरा तुम उन्हें इतनी जल्दी माफ मत करना। गीता जी की बात पर सब हामी भरते हैं। सभी को अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गीता जी की बात को सुनकर सुनील जी भी कहते हैं, हाँ समीरा तुम उन्हें इतनी जल्दी माफ मत करना, मुझे लगता है कि उन्हें सिर्फ अभी गिल्ट है, उन्हें अपने किए का पछतावा अभी तक नहीं हुआ है। सुनील जी की बात को सुनकर समीरा बोली, और अंकल आप सही कह रहे, मुझे भी लगता है उन्हें अपने किए का पछतावा इतनी जल्दी नहीं होगा। जब मैं वहाँ थी तो वो सब मुझे देखना तक पसंद नहीं करते थे, यहाँ तक कि मेरी गलती नहीं होने पर भी मुझे बहुत सुनाते थे। ये सब बोलते हुए समीरा की आंखें नम हो गई थी। इधर समीरा की बात को सुनकर आकाश को छोड़कर सभी की आंखें भी नम हो गई थी। तभी कामनी जी समीरा को शांत कराती है और फिर कुछ समय बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी और अंशिका अपने कमरे में न जाकर नीतीश जी के कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद पृथ्वी नीतीश जी से कहता है, डैड मुझे आपसे आकाश के बारे में बात करनी है। पृथ्वी की बात को सुनकर नीतीश जी बोलते हैं, हाँ पृथ्वी बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। तभी पृथ्वी नीतीश जी को आज जो कुछ भी हुआ था वो सब नीतीश जी और कामनी जी को बता देता है। पृथ्वी की बात को सुनकर नीतीश जी बोले, हाँ पृथ्वी आकाश के बारे में कुछ चीज को अलग है। जब मुझ पर गोवा के ऑक्शन हाउस में अटैक हुआ था तो आकाश के साथ आए लोगों ने सभी को कुछ ही देर में मार दिया था। उन सब की रफ्तार इतनी थी कि मैं उन्हें देख तक नहीं पाया था। और अब तुम्हारी बात को सुनकर मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि आकाश को नॉर्मल इंसान तो नहीं है। मैं एक बार ऐसे ही इंसान से मिला था जिसने कई 100 आदमियों को अकेले ही मार दिया था। मुझे लगता है कि आकाश उसके ही जैसा है। तभी कामनी जी बोली, नीतीश वो कौन है। तभी नीतीश जी बोले, वो वही है, मुझे उसके बारे में तो उतना नहीं पता है, लेकिन वो एक लड़की थी। तभी अंशिका बोली, लेकिन डैड आकाश भाई के पास ये ताकतें कैसे आई। तभी नीतीश जी बोले, ये तो मुझे नहीं पता कि आकाश के पास ये ताकत कैसे आई, ये तो सिर्फ आकाश ही बता सकता है कि उसके पास वो ताकत कैसे आई है। वो सभी कुछ देर और बात करते हैं और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। वहीं पर समीरा की नींद उड़ी हुई थी। उसे बार बार अपने और आकाश के किस की याद आ रही थी, जिससे समीरा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने अपने चेहरे को तकिए के नीचे छुपा लिया था। ऐसे ही कब समीरा की आंख लग गई उसे नहीं पता चला। अगली सुबह सभी उठकर नीचे हॉल में बैठे आपस में बात कर रहे थे। कुछ समय बाद सभी खाना खाते हैं, जिसके बाद गीता जी बोली, मॉम डैड आज हम यहाँ से जा रहे हैं। गीता जी की बात को सुनकर कनक जी बोली, गीता तुम सभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तभी गीता जी बोली, मॉम हमने आपके बारे में सुना था तो हम यहाँ आ गए। हमारे मुंबई में बहुत सारा काम बचा हुआ है और साथ ही हमें दीपाली की सगाई में भी जाना है, हम सब वहीं मिलेंगे। गीता जी की बात को सुनकर कोई भी उन सबको नहीं रोकता है और फिर वो सभी वहां से एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर में सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर प्राइवेट जेट में बैठकर सभी मुंबई के लिए निकल जाते हैं।
लगभग 1-2 घंटे बाद वो सभी मुंबई पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आकाश गीता जी और सुनील जी से कहता है अब आगे क्या होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बने। 170 से 176। अगर आप हमारे चैनल AC नॉवल स्टोरी 2.0 पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट बना सकते हैं और नए आइडियाज़ आप तक पहुंचा सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और मनोरंजन वाला कंटेंट लाकर उसे आपके साथ साझा कर सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी यात्रा में हमारे साथ बने रहें। 170 सभी का पिकनिक के लिए जाना। 170 सभी का पिकनिक के लिए जाना। आपने अभी तक पढ़ा, तकिए के नीचे छुपा लिया था। ऐसे ही कब समीरा की आंख लग गई उसे नहीं पता चला। अगली सुबह सभी उठकर नीचे हॉल में बैठे आपस में बात कर रहे थे। कुछ समय बाद सभी खाना खाते हैं, जिसके बाद गीता जी बोली मॉम डैड आज हम यहाँ से जा रहे हैं। गीता जी की बात को सुनकर कनक जी बोली गीता तुम सभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तभी गीता जी बोली मॉम हमने आपके बारे में सुना था तो हम यहाँ आ गए। हमारे मुंबई में बहुत सारा काम बचा हुआ है और साथ ही हमें दीपाली की सगाई में भी जाना है, हम सब वहीं मिलेंगे। गीता जी की बात को सुनकर कोई भी उन सबको नहीं रोकता है और फिर वो सभी वहां से एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर में सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर प्राइवेट जेट में बैठकर सभी मुंबई के लिए निकल जाते हैं। लगभग 1-2 घंटे बाद वो सभी मुंबई पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट से निकलने के बाद आकाश गीता जी और सुनील जी से कहता है अब आगे मॉम डैड मैं अब यहीं से यूनिवर्सिटी जा रहा हूं। मैं समीरा का वही एडमिशन करवा दूंगा और साथ ही समीरा के दादा दादी का यहाँ विला है तो वो अब से वही रहेंगे। आकाश की बात को सुनकर गीता जी कहती है ठीक है आकाश तुम समीरा का एडमिशन कराने के लिए चले जाओ। गीता जी के बोलने के बाद वो चारों और आकाश के बॉडीगार्ड्स कार में बैठते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद आकाश के मॉम डैड भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद आकाश की कार एक विला के सामने रुकती है। ये विला आकाश के विला के बगल में था। तभी आकाश बोला दादाजी और दादा मॉम आप सभी अब से यही रहेंगे। आकाश की बात को सुनकर समीरा के दादा कमल जी और दादी आरती जी कहते हैं आकाश बेटा तुम्हें हमारे लिए इतना सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी आकाश बोला दादाजी और दादी माँ समीरा मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और आप उसके दादा दादी है तो आप मेरे भी दादा दादी हुए। आप ये समझिए कि ये सब आपका पोता आपके लिए कर रहा है। आकाश की बात को सुनकर उन दोनों के आंख में आंसू आ जाते हैं। तभी आकाश बोला ठीक है आप दोनों अंदर चलिए, मैं समीरा का एडमिशन करवाने जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर समीरा के दादा दादी विला के अंदर चले जाते हैं। वही आकाश और समीरा यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर में वो दोनों यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और सीधा प्रिंसिपल सर के ऑफिस में चले जाते हैं। प्रिंसिपल सर समीरा का एडमिशन करवा देते हैं, जिसके बाद आकाश और समीरा प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर चले जाते हैं। जब आकाश और समीरा ग्राउंड में जाते हैं तो आकाश को उसके सभी दोस्त दिखाई देते हैं। तभी वो सभी भी आकाश को देख लेते हैं और आकाश के पास आ जाते हैं। वो सभी आकाश के साथ समीरा को देखकर आकाश से कहते हैं आकाश ये लड़की कौन है। तभी माही समीरा के पास जाती है और उसके गले लगते हुए कहती है समीरा यार हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं। तभी समीरा भी माही से कहती है हाँ माही हम 3 साल बाद मिल रहे हैं। तभी माही बोली समीरा तू तो अपने परिवार के पास जाकर हम सबको तो भूल ही गई है। नहीं माही ऐसी कोई बात नहीं है। तभी माही देखती है कि उसके समीरा परिवार के बारे में बोलने पर समीरा थोड़ा उदास हो गई है। तभी माही बोली समीरा तुम अपने परिवार के बारे में सुनकर उदास क्यों हो गई हो। तभी आकाश बोला चलो तुम सभी कहीं बैठ जाओ, फिर मैं सभी को समीरा के बारे में बता दूंगा। जब सभी एक जगह बेंच में बैठ जाते हैं तो आकाश सभी को समीरा के बारे में बता देता है और उसके परिवार ने समीरा के साथ क्या क्या किया था ये भी आकाश सभी को बता देता है। आकाश की बात को सुनकर सभी को समीरा के लिए बहुत ही बुरा लगता है, जिसके बाद वो सभी बात करने लगते हैं। तभी अवनी आकाश से कहती है भाई हम सब कहीं घूमने चलते हैं, मुझे यहाँ बहुत बोर लग रहा है। अवनी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है ठीक है कल हम पिकनिक के लिए जाएंगे। आकाश की बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो सभी कुछ देर बात करते हैं, जिसके बाद आकाश अवनी और समीरा वहां से चले जाते हैं। समीरा को उसके दादा दादी के पास छोड़ने के बाद आकाश और अवनी आकाश के विला में चले जाते हैं। अगली सुबह सभी आकाश के विला में आ जाते हैं। वहीं से वो सभी पिकनिक के लिए जाने वाले थे। पिकनिक के लिए उन सभी ने सारा सामान रख लिया था। तभी निखिल बोला हम सभी पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो हम सभी वही खाना बनाएंगे, इसलिए खाना बनाने का सामान भी हमें रख लेना चाहिए। निखिल की बात पर सभी सहमत हो जाते हैं और वो सभी खाना बनाने का भी सामान रख लेते हैं, जिसके बाद सभी कार में बैठकर पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद वो सभी पहाड़ों में पहुंच जाते हैं जहां एक वाटरफॉल भी था। अब आगे क्या होगा तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ
लिमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 171 171 क्षमता उपयोगकर्ता और आकाश की फाइट। 171 क्षमता उपयोगकर्ता और आकाश की फाइट आपने अभी तक पढ़ा। अवनी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है, कल हम पिकनिक के लिए जाएंगे। आकाश की बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो सभी कुछ देर बात करते हैं, जिसके बाद आकाश, अवनी और समीरा वहां से चले जाते हैं। समीरा को उसके दादा दादी के पास छोड़ने के बाद आकाश और अवनी आकाश के विला में चले जाते हैं। अगली सुबह सभी आकाश के विला में आ जाते हैं। वहीं से वो सभी पिकनिक के लिए जाने वाले थे। पिकनिक के लिए उन सभी ने सारा सामान रख लिया था। तभी निखिल बोला, हम सभी पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो हम सभी वही खाना बनाएंगे, इसलिए खाना बनाने का सामान भी हमें रख लेना चाहिए। निखिल की बात पर सभी सहमत हो जाते हैं और वो सभी खाना बनाने का भी सामान रख लेते हैं, जिसके बाद सभी कार में बैठकर पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटे बाद वो सभी पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, जहां एक वाटरफॉल भी था। अब आगे सभी कार से बाहर निकलते हैं और फिर आसपास के नज़ारे को देखने लगते हैं। सभी लोग उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। सभी वहां पर फोटो खींचने लगते हैं। सभी कार से बाहर निकलते हैं और फिर आसपास के नज़ारे को देखने लगते हैं। सभी लोग उस जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थे। सभी वहां पर फोटो खींचने लगते हैं। तभी आकाश कहता है, अभी शाम हो गई है, इसलिए हमें टेंट लगा देना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर सभी कार से टेंट का सामान निकालते हैं और फिर टेंट लगाने लगते हैं। कुछ देर में सभी ने टेंट लगा लिया था, जिसके बाद सभी मिलकर खाना बनाते हैं। अब तक रात हो चुकी थी, इसलिए सभी खाना खाते हैं और फिर सभी कुछ गेम खेलते हैं और फिर सभी सोने के लिए चले जाते हैं। हर एक टेंट में 2-2 लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आकाश बाहर ही बैठा हुआ था और आसमान को ही देख रहा था। तभी आकाश के बगल में अवनी आकर बैठ जाती है। तो आकाश अवनी की तरफ देखता है। तभी अवनी बोली, भाई आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हैं? अवनी की बात को सुनकर आकाश बोला, मैं तो ऐसे ही यहाँ बैठा हुआ था। तभी काव्या टैंक से बाहर आ जाती है तो अवनी और आकाश काव्या की तरफ देखने लगते हैं। तभी काव्या बोली, आकाश और अवनी सभी को उठा दो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। काव्या ने ये सब इतनी तेज आवाज में कहा था कि सभी की नींद खुल गई थी और सभी टैंक से बाहर आ गए। तभी वहां पर लगभग 10 लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर काव्या थोड़ी डर जाती है। तभी उनमें से एक आदमी कहती है, हमने तुम्हें हमारे साथ जुड़ने का एक मौका दिया था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए आज तुम और तुम्हारे साथ ये सभी लोग भी मारे जाएंगे। उस आदमी की बात को सुनकर काव्या थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन तभी काव्या के चारों ओर आग आ जाती है और वो उन सभी पर हमला कर देती है। लेकिन वो सभी काव्या के हमले को रोक लेते हैं, जिसे देखकर काव्या सभी से चिल्लाकर बोलती है, तुम सब यहाँ से जल्दी चले जाओ। काव्या ने इतना ही कहा था कि तभी काव्या के कान में आवाज आती है, मुझे पता था कि तुम एक क्षमता उपयोग करता हो, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम्हें मारने के लिए कुछ लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। इस आवाज को सुनकर सभी आकाश की तरफ देखते हैं, जो ये बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी काव्या घबराते हुए कहती है, आकाश तुम यहाँ मत आओ, ये सब बहुत खतरनाक है, ये सभी तुम्हें मार देंगे। तभी आकाश एक डेविल स्माइल करता है और उन सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी कौन हो और काव्या के पीछे क्यों पड़े हो? आकाश की बात को सुनकर उनमें से एक आदमी हंसते हुए कहता है, हम कौन है ये जानकर भी तुम क्या करोगे, वैसे भी तुम अब मरने वाले हो। उस आदमी ने इतना ही कहा था कि तभी आकाश अपने हाथ को ऊपर उठाता है और बोलता है, तुम सब जल्द से जल्द मुझे बता दो कि तुम सब कौन हो, वरना मैं तुम सभी को गोली मार दूंगा। आकाश की बात को सुनकर वो सभी आदमी हंसने लगते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम्हारे पास बंदूक होगी तब तो तुम हमें गोली मारोगे। ये सब बोलते हुए वो सभी आकाश का मजाक उड़ा रहे थे। इधर आकाश के फ्रेंड्स भी आकाश के लिए घबरा रहे थे। तभी आकाश स्माइल करता है। तभी आकाश के हाथ में एक बंदूक आ जाती है और आकाश उनमें से एक आदमी के सर में गोली मार देता है, जिससे वो आदमी मर जाता है और जमीन में गिर जाता है। ये सब देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उन सब आदमी के शरीर के चारे ओर किसी के आग, किसी के बिजली, किसी के पानी आ जाता है और एक तो पूरा मिट्टी का ही बन जाता है। तभी आकाश बोला, तुम सब मेरे सामने चिटी हो। आकाश ने इतना ही कहा था कि तभी वो सभी आकाश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी आकाश उस बंदूक को एक तलवार में बदल देता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब आकाश दिखाई देता है तो आकाश उन आदमियों में से एक के सामने था, बाकी सभी लोग अब तक मारे गए थे। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ लिमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 172 172 क्षमता उपयोगकर्ता और आकाश की फाइट 2। 172 क्षमता उपयोगकर्ता और आकाश की फाइट 2 आपने अभी तक पढ़ा। तब तो तुम हमें गोली मारोगे, ये सब बोलते हुए वो सभी आकाश का मजाक उड़ा रहे थे। इधर आकाश के फ्रेंड्स भी आकाश के लिए घबरा रहे थे। तभी आकाश स्माइल करता है। तभी आकाश के हाथ में एक बंदूक आ जाती है और आकाश उनमें से एक आदमी के सर में गोली मार देता है, जिससे वो आदमी मर जाता है।
और जमीन में गिर जाता है। ये सब देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उन सब आदमी के शरीर के चारों ओर किसी के आग, किसी के बिजली, किसी के पानी आ जाता है और एक तो पूरा मिट्टी का ही बन जाता है। तभी आकाश बोला, तुम सब मेरे सामने चिटी हो। आकाश ने इतना ही कहा था कि तभी वो सभी आकाश पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी आकाश उस बंदूक को एक तलवार में बदल देता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब आकाश दिखाई देता है तो आकाश उन आदमियों में से एक के सामने था, बाकी सभी लोग अब तक मारे गए थे। अब आगे तभी आकाश एक डेविल स्माइल के साथ कहता है, अब बताओ तुम सभी कौन हो। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कहता है। तभी उस आदमी के साथ से बिजलियां निकलने लगती है और वो आकाश को पकड़कर धक्का दे देता है, जिससे वो और आकाश पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। सभी लोग जब आकाश और उस आदमी को गिरते हुए देखते हैं तो डर जाते हैं और सभी पहाड़ी के किनारे चले जाते हैं और नीचे की तरफ देखने लगते हैं। तभी काव्या रोते हुए कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो ये सब नहीं हुआ होता है। काव्या को रोते हुए देखकर अवनी काव्या के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, काव्या तुम उदास मत हो, भाई को कुछ नहीं होगा। अवनी ने इतना ही कहा था तभी सभी को आकाश ऊपर की ओर आने लगता है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तभी आकाश बहुत ही तेजी से ऊपर आता है और हवा में रुक जाता है तो सभी आकाश को ही देखने लगते हैं। आकाश ने उस आदमी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था जिसने आकाश को गिराया था। उस आदमी की आंख खुली हुई थी लेकिन उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रहा था, जैसे कि वो मर गया हो, लेकिन वो मरा नहीं था। आकाश ने उसके शरीर को पैरालाइज कर दिया था, जिससे वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। तभी आकाश उस आदमी को पहाड़ी के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद आकाश भी आराम से पहाड़ी के ऊपर जाता है। तभी सभी आकाश के पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगता है कि वो ठीक तो है, लेकिन आकाश उन सबके सवाल का जवाब नहीं देता है और उस आदमी की तरफ जाने लगता है। और उस आदमी के पास पहुंचकर आकाश उसके गले को पकड़कर ऊपर उठाता है और कहता है, अब मेरे सवाल का जवाब दे, वरना तुझे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा और साथ ही तेरे आत्मा को भी नष्ट कर दूंगा, जिससे तू पुनर्जन्म भी न ले पाए। आकाश की बात को सुनकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा डर जाता है, लेकिन तभी वो बोला, तुम कौन हो, तुम ये सब कैसे कर पा रहे थे, तुम क्षमता उपयोगकर्ता नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी क्षमता उपयोगकर्ता ऐसा नहीं कर सकता है। उस आदमी की बात को सुनकर आकाश एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, मैंने तुझे एक मौका दिया था, लेकिन लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। इतना कहकर आकाश उस आदमी के सर पर हाथ रखता है और उसकी सारी मेमोरी को कॉपी कर लेता है। फिर आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम क्षमता उपयोगकर्ता के समूह से हो, जो कि क्षमता उपयोगकर्ताओं को अपने समूह में इकट्ठा करके गलत काम करता है, साथ ही जो तुम्हारे साथ जुड़ने के लिए मान जाता है तो ठीक, वरना तुम सब मिलकर उसे मार देते हो। आकाश की बात को सुनकर उस आदमी की आंख बड़ी हो जाती है और वो कहता है, ये सब तुम्हें कैसे पता चला। तभी आकाश बोला, ये सब तुम्हें जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम मरने वाले हो और मैं कोई क्षमता उपयोगकर्ता नहीं हूँ, बल्कि मैं एक साधक हूँ। तुम क्षमता उपयोगकर्ता सिर्फ 200 या 300 साल तक ही जिंदा रह सकते हो, लेकिन हम लगभग अमर होते हैं। अगर हमें कोई न मारे तब तक हम जिंदा रहेंगे। आकाश तक की बात को सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी आकाश उस आदमी का गला काट देता है और उसके आत्मा को पकड़कर नष्ट कर देता है। ये सब आकाश के सभी दोस्त देख रहे थे, जिसे देखकर वो सब थोड़ा डर जाते हैं। तभी आकाश अपने हाथ को हिलाता है, जिससे सभी लाशें एक जगह इकट्ठा हो जाती है और आकाश अपने हाथ में आग को लाता है और उन सभी लाशों की तरफ फेंक देता है, जिससे वो सभी लाशें तुरंत राख में बदल जाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सभी आकाश के पास आ जाते हैं। तभी काव्या बोली, आकाश ये सब क्या था और तुमने ये सब कैसे किया। काव्या की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, मैं वो सब कर सकता हूँ जो तुम क्षमता उपयोगकर्ता नहीं कर सकते। ये तो मेरे ताकत का एक छोटा सा नमूना था। अब आगे क्या होगा, तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ लिमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 173 आकाश की बात सुनकर सब हैरान। 173 आकाश की बात सुनकर सब हैरान। आपने अभी तक पढ़ा, सिर्फ 200 या 300 साल तक ही जिंदा रह सकते हो, लेकिन हम लगभग अमर होते हैं। अगर हमें कोई न मारे तब तक हम जिंदा रहेंगे। आकाश तक की बात को सुनकर वो आदमी हैरान हो जाता है, लेकिन तभी आकाश उस आदमी का गला काट देता है और उसके आत्मा को पकड़कर नष्ट कर देता है। ये सब आकाश के सभी दोस्त देख रहे थे, जिसे देखकर वो सब थोड़ा डर जाते हैं। तभी आकाश अपने हाथ को हिलाता है, जिससे सभी लाशें एक जगह इकट्ठा हो जाती है और आकाश अपने हाथ में आग को लाता है और उन सभी लाशों की तरफ फेंक देता है, जिससे वो सभी लाशें तुरंत राख में बदल जाती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी सभी आकाश के पास आ जाते हैं। तभी काव्या बोली, आकाश ये सब क्या था और तुमने ये सब कैसे किया। काव्या की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, मैं वो सब कर सकता हूँ जो तुम क्षमता उपयोगकर्ता नहीं कर सकते। ये तो मेरे ताकत का एक छोटा सा नमूना था, मेरी ताकत इससे कई ज्यादा है। आकाश की बात को सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी सोच रहे थे, अगर ये सब एक नमूना था तो आकाश की असली ताकत क्या होगी।
तभी करण काव्या से बोला, काव्या तुम्हारे पास ये ताकत कैसे आई और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। करण की बात को सुनकर काव्या कहती है, ये ताकत मुझे 5 महीने पहले अचानक से मिली थी। जब मुझे ये ताकत मिली थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत डर गई थी। मैंने किसी को भी अपनी शक्ति के बारे में नहीं बताया, लेकिन शक्ति मिलने के कुछ समय बाद ही मेरे पास एक आदमी आया था और उसने मुझे अपने संगठन में जुड़ने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया था, इसलिए ये सब मुझे मारने के लिए आए थे। काव्या की बात को सुनकर करण काव्या को पकड़कर उसे अपने गले लगा लेता है। काव्या अचानक से करण के हक करने से हैरान हो जाती है, लेकिन वो भी करण के गले लगी रहती है। कुछ समय बाद वो दोनों अलग होते हैं तो करण काव्या से कहता है, तुम ये सब मुझे पहले बताती तो मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहता। करण की बात को सुनकर काव्या के दिन में गर्माहट सी महसूस होती है। वही बाकी सभी उन दोनों लव बर्ड को ही देख रहे थे। सभी के चेहरे में उन दोनों को देखकर स्माइल थी। तभी जिया थोड़ा खांसती है, जिससे उन दोनों का ध्यान उन सभी की ओर चला जाता है। सभी को देखकर काव्या का गाल शर्म से लाल हो जाता है। तभी आकाश मजाक करते हुए कहता है, करण अब से तू संभल कर रहना, अगर तूने काव्या को गुस्सा दिलाया तो वो तुझे बिना पेट्रोल के ही जला देगी। आकाश की बात को सुनकर सभी हंसने लगते हैं। तभी करण थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, आकाश अब तुम हम सबको बताओगे कि तुम्हारे और काव्या के पास ये ताकत कैसे आई। तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम इस बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो। करण की बात को सुनकर सभी आकाश की तरफ देखने लगते हैं। तभी आकाश स्माइल करता है और अपने स्टोरेज रिंग से बहुत सारे चेयर निकालता है और फिर एक चेयर में बैठ जाता है। अचानक से इतने सारे चेयर को आते हुए देखकर आकाश के सभी फ्रेंड हैरान हो जाते हैं। तभी वो सभी देखते हैं कि आकाश और समीरा, माही, अवनी, जिया और तन्वी उन चेयर में बैठ जाते हैं, जिसे देखकर वो सभी भी चेयर में बैठ जाते हैं। तभी आकाश बोला, चलो मैं बताता हूँ कि काव्या को ये ताकत कैसे मिली। इतना कहकर आकाश थोड़ा रुकता है और फिर बोलता है, कुछ लोगों का शरीर बाकी इंसानों से अलग होता है, जिससे उन्हें कुछ शक्तियाँ मिलती है। जैसे कि काव्या के पास आग की शक्ति है, ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनके पास शक्ति है। ऐसे इंसान अपनी शक्ति को छुपाकर आम लोगों के बीच रहते हैं, इसी कारण तुम सभी को इसके बारे में पता नहीं है। आकाश की बात को सुनकर सब हैरान हो गए थे। तभी निखिल बोला, लेकिन आकाश तुम्हारे पास जो शक्ति है वो तुम्हें कैसे मिली। निखिल की बात को सुनकर आकाश बोला, मैं काव्या की तरह कोई क्षमता उपयोग करता नहीं हूँ, बल्कि मैं एक साधक हूँ। तभी वैभव बोला, आकाश ये साधक क्या है। वैभव की बात को सुनकर आकाश बोला, साधक वो होते हैं जो अमरता पाने के लिए साधना करते हैं, या कह लो कि देवता बनने के लिए। आकाश की बात को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी विराट बोला, आकाश भाई तुम मजाक कर रहे हो ना, ये सब कैसे हो सकती है। तभी आकाश सीरियस होते हुए कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब सच है, लेकिन पृथ्वी में ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, जिसके कारण साधना बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होती है। आकाश की बात को सुनकर सब हैरान हो गए थे। तभी आखिर उन सभी को बहुत कुछ बताता है, जिसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह सभी बहुत देर से उठते हैं, क्योंकि सभी देर रात तक जागे हुए थे। दोस्तों मैं कल बहुत ही ज्यादा बिजी था, इसलिए कल लिख नहीं पाया, इसलिए कल एपिसोड नहीं आया था। अब आगे क्या होगा, तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ लिमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 174 174 आकाश और गॉड वरुण की बात। 174 आकाश और गॉड वरुण की बात आपने अभी तक पढ़ा। तभी निखिल बोला, लेकिन आकाश तुम्हारे पास जो शक्ति है वो तुम्हें कैसे मिली। निखिल की बात को सुनकर आकाश बोला, मैं काव्या की तरह कोई क्षमता उपयोग करता नहीं हूँ, बल्कि मैं एक साधक हूँ। तभी वैभव बोला, आकाश ये साधक क्या है। वैभव की बात को सुनकर आकाश बोला, साधक वो होते हैं जो अमरता पाने के लिए साधना करते हैं, या कह लो कि देवता बनने के लिए। आकाश की बात को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी विराट बोला, आकाश भाई तुम मजाक कर रहे हो ना, ये सब कैसे हो सकती है। तभी आकाश सीरियस होते हुए कहता है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब सच है, लेकिन पृथ्वी में ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, जिसके कारण साधना बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होती है। आकाश की बात को सुनकर सब हैरान हो गए थे। तभी आखिर उन सभी को बहुत कुछ बताता है, जिसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह सभी बहुत देर से उठते हैं, क्योंकि सभी देर रात तक जागे हुए थे। अब आगे सभी उठकर टैंक से बाहर आ जाते हैं और फिर उसके बाद सभी वाटरफॉल के पास चले जाते हैं। वहां ऊपर से पानी गिर रहा था। तभी सभी उसमें कूद जाते हैं और नहाने लगते हैं और मस्ती भी करने लगते हैं। कुछ देर मस्ती करने के बाद वो सभी वापस ऊपर चले जाते हैं और फिर खाने के लिए खाना बनाने लगते हैं। कुछ देर में खाना पकने के बाद सभी खाना खाते हैं और फिर आसपास का इलाके में घूमने के लिए चले जाते हैं। सभी आसपास के इलाके में घूम रहे थे और तस्वीर भी ले रहे थे। तभी सभी को कुछ दूर में एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है। तभी मयंक बोला, वो पत्थर क्या है, चलो हम चलकर देखते हैं। मयंक की बात को सुनकर सभी उस पत्थर के पास चले जाते हैं। उस पत्थर के पास जाने के बाद आकाश उस पत्थर को उठा लेता है। तभी आकाश के सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, आपके हाथ में एक स्पेस का स्टोन है, इस स्टोन को आपके साथ जोड़ा जा रहा है। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद वो पत्थर चमकने लगता है और फिर वो पत्थर छोटे छोटे खंडों में बदलकर आकाश के अंदर जाने लगता है।
ये सब देखकर सभी आकाश के लिए चिंता करने लगते हैं। तभी सभी कण आकाश के अंदर चले जाते हैं और आकाश उस जगह से गायब हो जाता है। आकाश को वहां से गायब होते हुए देखकर सभी बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पर आकाश एक अलग ही जगह में पहुंच गया था। वहां जाकर आकाश इधर उधर देख रहा था। तभी आकाश के सामने एक धुंधली आकृति आती है और फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से दिखने लगती है। वो एक आदमी की आकृति थी। आकाश उस आकृति को ध्यान से देखने लगता है। तभी आकाश उस आदमी से कहता है, तुम कौन हो? मैं अभी कहाँ हूँ? आकाश के बात को सुनकर वो आदमी कहता है, मैं देवताओं के दुनिया का गॉड वरुण हूँ जिसने इस स्पेस को बनाया था। उस आदमी की बात को सुनकर आकाश बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि आकाश वरुण के बारे में जानता था। तभी आकाश कहता है, ये जूनियर गॉड वरुण को प्रणाम करता है। आकाश की बात को सुनकर गॉड वरुण स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। तभी आकाश बोला, मैंने आपके बारे में इमोर्टल वर्ल्ड में सुना था, लेकिन मेरी आत्मा किसी कारण से पृथ्वी में आ गई है। आकाश की बात को सुनकर गॉड वरुण स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। तभी आकाश बोला, मैंने आपके बारे में इमोर्टल वर्ल्ड में सुना था, लेकिन मेरी आत्मा किसी कारण से पृथ्वी में आ गई है। आकाश की बात को सुनकर गॉड वरुण बोले, मैं नहीं जानता कि तुम पृथ्वी में कैसे आ गए हो, लेकिन तुम अब इस स्पेस के मालिक हो तो तुम मेरे एक शिष्य हुए। मैं तुम्हें इस स्पेस के बारे में कुछ बता देता है। ये स्पेस एक अलग ही आयाम है। यहाँ किसी भी दुनिया का कानून लागू नहीं होता है। ये स्पेस तुम्हारा साधना जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, और साथ ही यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। गॉड वरुण की बात को सुनकर आकाश बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी गॉड वरुण बोले, तुम्हें चीज को खोजना होगा जिसे मैं बनाया था। अगर वो तुम्हारे साथ जुड़ गई तो तुम बहुत ही जल्द एक गॉड बन सकते हो। तभी गॉड वरुण के हाथ में एक पत्थर आ जाता है जो नीले रंग से चमक रहा था। गॉड वरुण उस पत्थर को देखकर हैरान हो गए थे और वो आकाश को देखने लगते हैं। गॉड वरुण एक बार उस पत्थर को देख रहे थे और एक बार आकाश को। तभी का बोला, गॉड वरुण क्या हुआ? आकाश की बात को सुनकर गॉड वरुण, तुम्हारे पास सिस्टम पहले से है। गॉड वरुण की बात को सुनकर आकाश हैरान हो जाता है। वो सोच रहा था कि गॉड वरुण को सिस्टम के बारे में कैसे पता है। तभी गॉड वरुण बोले, तुम सोच रहे हो कि मुझे सिस्टम के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने इस सिस्टम और स्पेस दोनों को बनाया था। गॉड वरुण की बात को सुनकर आकाश बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या आपने ही सिस्टम को बनाया था? पर क्यों? आकाश की बात को सुनकर गॉड वरुण बोले, मैंने सिस्टम और स्पेस को एक कारण से बनाया था, लेकिन मैं सिस्टम के साथ जुड़ नहीं पाया था क्योंकि सिस्टम अपना होस्ट खुद ही चुनना चाहता था। मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैंने सिस्टम को क्यों बनाया था। जब तुम गॉड बन जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने सिस्टम को क्यों बनाया था। अब आगे क्या होगा? तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ इमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 175 175 सभी का मुंबई वापस जाना। 175 सभी का मुंबई वापस जाना आपने अभी तक पढ़ा। और एक बार आकाश को तभी का बोला, गॉड वरुण क्या हुआ? आकाश की बात को सुनकर गॉड वरुण, तुम्हारे पास सिस्टम पहले से है। गॉड वरुण की बात को सुनकर आकाश हैरान हो जाता है। वो सोच रहा था कि गॉड वरुण को सिस्टम के बारे में कैसे पता है। तभी गॉड वरुण बोले, तुम सोच रहे हो कि मुझे सिस्टम के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने इस सिस्टम और स्पेस दोनों को बनाया था। गॉड वरुण की बात को सुनकर आकाश बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या आपने ही सिस्टम को बनाया था? पर क्यों? आकाश की बात को सुनकर गॉड वरुण बोले, मैंने सिस्टम और स्पेस को एक कारण से बनाया था, लेकिन मैं सिस्टम के साथ जुड़ नहीं पाया था क्योंकि सिस्टम अपना होस्ट खुद ही चुनना चाहता था। मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैंने सिस्टम को क्यों बनाया था। जब तुम गॉड बन जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने सिस्टम को क्यों बनाया था। अब आगे गॉड वरुण की बात को सुनकर आकाश कुछ कहने ही वाला था कि तभी गॉड वरुण धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। गायब होते हुए गॉड वरुण बोले, मेरे आत्मा के टुकड़े का समय अब खत्म हो गया है, इसलिए अब मैं गायब हो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द गॉड बनना होगा। ये कहते ही वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। गॉड वरुण के गायब होने के बाद आकाश अपने आसपास देखने लगता है। आकाश के सामने एक बहुत ही बड़ा महल था और आसपास जड़ी बूटियां लगी हुई थी। तभी आकाश की नज़र उन सभी जड़ी बूटियों पर जाती है। आकाश उन सभी जड़ी बूटियों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी आकाश को एक तालाब दिखाई देता है तो आकाश उस तालाब के पास चल जाता है। आकाश उस तालाब के अंदर के पानी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस तालाब के अंदर का पानी आध्यात्मिक जल था। आकाश कुछ देर आसपास आए इलाके में घूमता है और फिर स्पेस से बाहर चला जाता है। आकाश जब बाहर आता है तो सभी उसे पास आ जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, आकाश तुम कहाँ चले गए थे? हमें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी, तुम 10 मिनट से गायब थे। उन सभी की बात को सुनकर आकाश हैरान हो जाता है, क्योंकि आकाश स्पेस में लगभग 2 घंटे से था, लेकिन बाद अभी 12 मिनट ही हुआ था। तभी करण आकाश से कहता है, आकाश भाई क्या हुआ था? वो पत्थर तुम्हारे अंदर कैसे चला गया और तुम अचानक से कैसे गायब हो गए थे?
करण की बात को सुनकर आकाश बोला वो कोई मामूली पत्थर नहीं था बल्कि एक दूसरे आयाम का दरवाजा था जिससे मैं एक अलग ही जगह चला गया था। आकाश की बात को सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं दूसरी जगह पर कहाँ। तभी आकाश बोला ये मैं तुम सभी को कभी और बताऊंगा और उस जगह भी लेकर जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर कोई भी आकाश से फिर स्पेस के बारे में नहीं पूछता है और फिर वो सभी वापस टेंट के पास चले जाते हैं। इन 2 दिनों में सभी ने बहुत कुछ देख लिया था। टेंट के पास जाने के बाद सभी टेंट को उखाड़ लेते हैं और फिर सभी सामानों को कार में रखकर वापस मुंबई की तरफ चले जाते हैं। सभी रात के 2 बजे तक आकाश के विला में पहुंच जाते हैं। सभी बहुत ही ज्यादा थक गए थे इसलिए सभी कमरे में जाकर सो जाते हैं। वही आकाश सोता नहीं है बल्कि बगल वाले विला आ में चला जाता है जहां पर ईशा और ईशान रुके हुए थे। ईशा और ईशान कुछ दिन पहले वापस गोवा चले गए थे लेकिन आकाश ने उन्हें आते वक्त उन्हें मुंबई आने के लिए कहा था। जब आकाश विला के अंदर जाता है तो वो देखता है कि ईशा और ईशान सोफे में बैठे हुए थे। तभी उन दोनों की नज़र आकाश के ऊपर पड़ती है तो वो दोनों सोफे से उठकर आकाश के पास चले जाते हैं। तभी ईशा बोली ग्रैंड मास्टर आपने हमें किस काम के लिए बुलाया था। ईशा की बात को सुनकर आकाश बोला मुझे तुम दोनों को एक जगह ले जाना था। आकाश ने इतना ही कहा था कि तभी वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं और वो तीनों स्पेस के अंदर चले जाते हैं। जब ईशा और ईशान स्पेस के अंदर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ईशा बोली ग्रैंड मास्टर हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा है। ईशा की बात को सुनकर आकाश बोला यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इमोर्टल वर्ल्ड से भी ज्यादा है। आकाश की बात को सुनकर ईशा बोली ग्रैंड मास्टर ये इमोर्टल वर्ल्ड क्या है। टीचर को इमोर्टल वर्ल्ड का नाम लेते हुए हमने कई बार सुना है लेकिन उन्होंने कभी भी हमें इमोर्टल वर्ल्ड के बारे में नहीं बताया है। ईशा की बात को सुनकर आकाश बोला इमोर्टल वर्ल्ड वो है जहाँ से तुम्हारी टीचर आई है। वो जगह ऐसी है जहाँ हर दिन हजारों लोग मरते हैं, वहाँ सिर्फ ताकतवर ही रह सकते हैं। तभी ईशान बोला तो ग्रैंड मास्टर आप भी इमोर्टल वर्ल्ड से आए हैं। ईशान की बात को सुनकर आकाश एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है तुम कह सकते हो कि मैं भी इमोर्टल वर्ल्ड से आया हूँ। अब आगे क्या होगा तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ इमोर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। 176 176 ईशा और ईशान स्पेस के अंदर 176 ईशा और ईशान स्पेस के अंदर आपने अभी तक पढ़ा और वो तीनों स्पेस के अंदर चले जाते हैं। जब ईशा और ईशान स्पेस के अंदर आते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ईशा बोली ग्रैंड मास्टर हम कहाँ आ गए हैं, यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ही ज्यादा है। ईशा की बात को सुनकर आकाश बोला यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इमोर्टल वर्ल्ड से भी ज्यादा है। आकाश की बात को सुनकर ईशा बोली ग्रैंड मास्टर ये इमोर्टल वर्ल्ड क्या है। टीचर को इमोर्टल वर्ल्ड का नाम लेते हुए हमने कई बार सुना है लेकिन उन्होंने कभी भी हमें इमोर्टल वर्ल्ड के बारे में नहीं बताया है। ईशा की बात को सुनकर आकाश बोला इमोर्टल वर्ल्ड वो है जहाँ से तुम्हारी टीचर आई है। वो जगह ऐसी है जहाँ हर दिन हजारों लोग मरते हैं, वहाँ सिर्फ ताकतवर ही रह सकते हैं। तभी ईशान बोला तो ग्रैंड मास्टर आप भी इमोर्टल वर्ल्ड से आए हैं। ईशान की बात को सुनकर आकाश एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है तुम कह सकते हो कि मैं भी इमोर्टल वर्ल्ड से आया हूँ। अब आगे लेकिन मैं तुम्हारी टीचर की तरह अपने शरीर के साथ यहाँ नहीं आया हूँ बल्कि ये मेरा इमोर्टल वर्ल्ड पहुँचने से पहले वाला शरीर है। इतना कहकर आकाश चुप हो जाता है। आकाश की बात ईशा और ईशान को ज्यादा समझ नहीं आता है लेकिन वो दोनों आकाश से और कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी आकाश बोला ये जगह एक अलग ही आयाम है, यहाँ किसी भी दुनिया का नियम नहीं चलता है, साथ ही यहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियां भी है। आकाश की बात को सुनकर ईशा और ईशान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश बोला मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए लाया है कि तुम यहाँ रहकर अपनी साधना कर सको। अब तुम दोनों यही रहकर साधना करो, जब मुझे तुम दोनों की जरूरत होगी तब मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। आकाश की बात को सुनकर दोनों में अपना सर हिला देते हैं और बात वही साधना करने के लिए बैठ जाते हैं और साधना करने लगते हैं। उन दोनों को साधना करते हुए देखकर आकाश जंगल की तरफ चला जाता है और फिर आकाश अपने स्टोरेज रिंग में बहुत से फल और जड़ी बूटियों को रख लेता है। तभी आकाश की नज़र कुछ ग्रास पर जाती है और उस पौधे को देखकर आकाश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि ड्रैगन लिव और फायर ग्रास था। लेकिन आकाश उन्हें तोड़ता नहीं है बल्कि वैसे ही रहने देता है। जिसके बाद आकाश स्पेस से बाहर चला जाता है और सीधे अपने विला में चला जाता है और फिर आकाश अपने रूम में जाकर सो जाता है। अगली सुबह सभी उठ जाते हैं और फिर नीचे सोफे में बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी आकाश का फोन बजता है तो आकाश पॉकेट से फोन निकालता है तो वो देखता है कि ये उसकी मॉम का फोन था। आकाश फोन उठाता है तो दूसरी ओर से आकाश बेटा तुम दोपहर तक घर आ जाना, हम शाम को लखनऊ के लिए निकलेंगे क्योंकि कल तुम्हारे बड़े पापा की बेटी का एंगेजमेंट है। अपनी मॉम की बात को सुनकर आकाश बोला ठीक है मॉम मैं दोपहर तक घर आ जाऊंगा। जिसके बाद आकाश फोन कट कर देता है। वही आकाश के सभी फ्रेंड्स आकाश को ही देख रहे थे। तभी आकाश बोला फ्रेंड्स मुझे घर जाना होगा, आज शाम को मैं लखनऊ जाऊंगा। आकाश ने इतना ही कहा था कि तभी उसका फोन फिर से बजने लगता है तो आकाश अपने फोन को देखता है तो ये अभय का फोन था तो आकाश तुरंत फोन को उठा लेता है।
तभी दूसरी तरफ से अभय बोला, आकाश भाई तू कहाँ है, तू कब लखनऊ आएगा। अभय की बात को सुनकर आकाश बोला, अभय मैं तो शाम को ही लखनऊ के लिए निकल जाऊंगा। आकाश की बात को सुनकर अभय खुश होते हुए कहता है, ठीक है तू अपने साथ अपने सभी फ्रेंड्स को भी लेके आना। तभी आकाश बोला, तू ही सभी को बोल दे। इतना कहकर आकाश फोन को स्पीकर में डाल देता है। तभी अभय सभी से बोला, फ्रेंड्स तुम सभी को आज मेरे एंगेजमेंट में आना है। अभय की बात को सुनकर सभी हो कहते हैं, जिसके बाद आकाश अभय से कुछ देर बात करता है और फिर फोन को कट कर देता है। और फिर आकाश सभी को देखते हुए कहता है, फ्रेंड्स ठीक हम सब शाम को लखनऊ के लिए निकलेंगे। आकाश की बात को सुनकर सभी हो में अपना सर हिला देते हैं। तभी करण और निखिल बोले, आकाश हम अपने परिवार के साथ लखनऊ जाएंगे। क्यों, दादाजी के दोस्त की पोती की सगाई लखनऊ में ही होगी। दोनों एक दूसरे की बात को सुनकर चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी आकाश बोला, तुम दोनों के दादाजी के दोस्त की पोती का नाम क्या है। तभी दोनों एक साथ बोले, दीपाली। उन दोनों की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, तुम दोनों को पता है कि अभय की मंगेतर कौन है। आकाश की बात को सुनकर दोनों अपना सरना में हिला देते हैं, जिसे देखकर आकाश बोला, अभय की मंगेतर का नाम दीपाली है। तुम दोनों के परिवार अभय के ही एंगेजमेंट में जाने वाले हैं। आकाश की बात को सुनकर करण और निखिल हैरान हो जाते हैं। उन दोनों की हैरानी भरी चेहरे को देखकर आकाश स्माइल करते हुए बोला, अगर तुम दोनों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम दोनों अपने परिवार से फोन करके पूछ सकते हो। अब आगे क्या होगा, तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए द राइज ऑफ लिमॉर्टल गॉड सिस्टम के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।